हम अभी 5 मिनट वेट करते हैं और फिर ये प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अ, मंगलाचरण से हम अब ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कृपया म्यूट रहें और 2-3 मिनट और लोगों को ज्वाइन करने देते हैं, तब तक वेट करते हैं। शुरू करें, इसमें थोड़ी बहुत चर्चा शुरू करते हैं हम। मंगलाचरण हमने करा। मेरी आवाज़ आई थी सभी को? क्योंकि हाँ। मेरी नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है आज, इसीलिए मुझे थोड़ा। आयुषी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा आपको तेज बोलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अब सही है? थोड़ा तेज बोला मैंने अभी। हाँ, अभी क्लियर है अब ठीक थोड़ा। है थोड़ा? हाँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो शुरू करते हैं हम अपनी परिचर्चा को। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी परिचर्चा का विषय है जैन आगम के अनुसार भोजन शुद्धि। जैन आगम के आलोक में हम किस प्रकार से भोजन शुद्धि को समझ सकते हैं, इस विषय पर हम अपनी परिचर्चा करेंगे हर संडे को, हर रविवार को, रोज 8:30 बजे से। और इस परिचर्चा में हमारे साथ नए नए मतलब हमेशा एक ही जना नहीं परिचर्चा को आगे बढ़ाएगा। अलग अलग व्यक्तित्व को हम सामने लेकर आएंगे जो अपने निजी जीवन में चरणान योग का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं चरणान योग के शास्त्रों का, जिससे कि हम उन विशेषज्ञ अतिथियों का पूरा लाभ उठा सकें। तो इसीलिए आप आगे ये ना सोचिए कि हमेशा एक ही धारा चलेगी। अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, अलग अलग विषयों के माध्यम से हम इस चरणान योग के भोजन शुद्धि विषय को समझेंगे। चरणान योग के अंदर भी हमारी पर्टिकुलर चर्चा भोजन से ही संबंधित रहेगी, भोजन शुद्धि से संबंधित। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैन आगम के आलोक में भोजन शुद्धि। तो भोजन शुद्धि की यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यही होता है कि भोजन की शुद्धि की आवश्यकता ही क्या है। और मुझे लगता है इस विषय पर हम सभी विचार कर सकते हैं और हम सभी के दिमाग में कोई ना कोई बिंदु अवश्य ही होंगे। भोजन शुद्धि की आवश्यकता आप सबको क्या लगता है, कौन बताना चाहता है? मतलब कैसे हम इस चीज को ले सकते हैं कि भोजन शुद्धि की क्यों है आवश्यकता। आज हम इस विषय को लेकर बैठ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं इस पे परिचर्चा। तो सबसे पहले इसी पे बात करी जाए कि इस विषय की आवश्यकता है या नहीं। तो इस परिचर्चा की भी आवश्यकता फिर उससे सिद्ध होती है। तो आप में से कोई भी यदि कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और मेरा फिर से अनुरोध है आप सभी से, जितने लोग जुड़े हैं उनमें से आधों की भी अभी तक वीडियो ऑन नहीं हुई है, तो कृपया शीघ्र अतिशीघ्र वीडियो ऑन करने का प्रयास करें, जिससे परिचर्चा को हम थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकें। सिर्फ 1 2 या 3 लोगों की ही बात नहीं है ये हम सबकी बात है। इसको आप अपना ही प्लेटफॉर्म समझें। मतलब ये ना सोचें कि इसमें हम आपको कुछ बताएंगे, हम आपसे सीखेंगे भी, हम आपकी सुनेंगे भी। तो इसीलिए आपकी बोलना आवश्यक है। हाँ, अनु जैन का रेज हैंड है, बोलिए अनु आप जी। जैसे त्रस्त जीवों की हिंसा कम हो। त्रस्त जीवों की हिंसा कम हो, इसीलिए भोजन शुद्धि की आवश्यकता है। बहुत सुंदर, आपके जवाब से ही पता चल रहा है कि आपने जरूर त्रस्त स्थावर जीवों का स्वाध्याय किया है। तो वही है, जैसा अनु जी ने भी शुरुआत में ही हमें एक दृष्टि दे दी है देखने की कि त्रस्त जीवों का घात ना हो। क्योंकि हम जैन हैं, जैन आचरण को पालन करते हैं, जैन आचरण पालन करना चाहते हैं, चरणान योग के शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने घरों में जो भोजन बनाते हैं उसको शुद्धता से बना सकें। तो इसीलिए इस टॉपिक की हमें आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि आजकल जो प्रचलन में बढ़ गया है वो बाहर का भोजन बहुत ज्यादा हमारे, हम देख सकते हैं, हम सबके शहरों में, गांव में, हर जगह होटल रेस्टोरेंट इतने सारे खुल रहे हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसमें इतना बाहर के भोजन का प्रचलन बढ़ गया है, जिसके कारण हमें आजकल बीमारियों को भी बहुत झेलना पड़ रहा है, नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी जो सर्कमस्टेंसेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, इनके पीछे एक रीजन है कहीं ना कहीं हमारी भोजन की अशुद्धता। और उसी को दूर करने के प्रयास के लिए हमने एक परिचर्चा का प्रारंभ किया है कि हम डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम को, हमारे घरों में कैसे भोजन बनता है, जैन आगम क्या बोलता है कि हमारे घरों में भोजन कैसे बनना चाहिए, उनके आयामों को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें और किसी एक निर्णय पे पहुंच सकें और अपना अपना निर्णय हम अपना स्वयं खुद का कर सकें। तो इसीलिए हमारी ये परिचर्चा प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले यदि हम देखें
तो सबसे पहले हम यदि देखें तो आवश्यक है हमें जानने की कि हमारे घर का भोजन कितना शुद्ध। क्या हम जो भोजन करते हैं अपने निजी जीवन में, डेली लाइफ में, रोज हम सभी भोजन करते हैं, हम घरों में भोजन बनाते हैं, क्या वो शुद्ध है? जिस भोजन को हम करते हैं हम उसको शुद्ध कह सकते हैं? आप लोगों में से कितने लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम शुद्ध भोजन करते हैं? रेज हैंड करके आप में से बता सकते हैं। आपको अगर ऐसे वीडियो ऑन करके भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप वर्चुअल रेज हैंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोर में जाके, तो आप कैसे भी, लेकिन एक मैसेज मेरे तक पहुंचाएं कि आप लोगों में से कितने लोग श्योर हैं कि हाँ हम शुद्ध भोजन करते हैं। नहीं, कोई भी नहीं है? कोई तो होगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, कोई भी नहीं है। पूरी चलो तरह कोई बात नहीं है, नहीं। पूरी तरह नहीं पूरी है। तरह नहीं है, पूरी तरह नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। पूरी तरह नहीं है, पूरी तरह मतलब एक तरह से सबकी यही कैटेगरी हो जाती है ना। हम बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, मतलब बहुत अशुद्ध भोजन, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करते, मोटे मोटे अभक्षों का, और जो बिल्कुल शुद्ध भोजन भी नहीं करते कि इतना शुद्ध हो कि उसको हम मुनिराजों के घर पात्र में रख सकें, तो इतना शुद्ध भी नहीं हम करते हैं। तो वो शुद्धता, वो लेवल, जो उस लेवल की शुद्धता है कि हम मुनिराजों को भी आहार करा सकें, वो हम सभी कहीं ना कहीं अचीव करना चाहते हैं। हमारे मन के कोने में एक है, हमारी एक भावना हमेशा बनी रहती है। तो उसी भावना को लेकर हम ये जो शुद्ध भोजन का प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारे घर का भोजन कितना शुद्ध, तो पहला निर्णय तो हमें ये करना पड़ेगा कि हाँ कोई ना कोई कमी है जिसको हमें पूरा करना है, या जिसके लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे घरों का भोजन अशुद्ध है, इतना हम सभी मान के चल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या क्या अशुद्धियाँ हैं, क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करेंगे तो पता चलेगा उनको दूर कैसे करना है। अच्छा, शुद्धता पे हम बात कर रहे हैं तो इससे भी ज़रूरी एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि शुद्धता का मतलब क्या है? आप में से कौन कौन इस पे कुछ भी अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके लिए शुद्धता का क्या मतलब है? शुद्ध भोजन पे हम बात कर रहे हैं, भोजन शुद्धि पे बात कर रहे हैं, तो शुद्धता का क्या मतलब है आप सभी के मन में? कोई भी आप में से? प्रीति जी बोल दिख रही है मुझे, आप कुछ बोल सकते हैं। शुद्धता का क्या मतलब है? मर्यादित। मर्यादित। जिससे मन में विशुद्धि आए। जिससे मन में विशुद्धि आए। और चलिए, बहुत बढ़िया, जिससे मन में विशुद्धि आए, यानी कि हम सबका मोटिव खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना है? दोनों में से एक होता है ना, क्या है? खाने के लिए जीने के जीना लिए है, खाना। जीने के लिए खाना है। तो जीने के लिए खाना है, इसीलिए शुद्धता की बात करते हैं हम। कुछ लोग होते हैं वो खाने के लिए जी रहे हैं, तो फिर वो विवेक नहीं रखते हैं कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है। लेकिन हम जैनागम के आलोक में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम शुद्धता का मतलब है हमारे लिए जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े। जैसे बोलते हैं ना मुनिराजों के लिए भी, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? तप की वृद्धि के लिए। इसी प्रकार से हमारा भी एक उद्देश्य होना चाहिए आहार का कि हमें तप तप जितना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुनिराज ही तप करते हैं, गृहस्थ अवस्था में भी हम यथा योग्य जितना शक्ति है हमारे में उतना हम तप कर सकते हैं। और इसके अलावा अपनी अंतरंग की परिणामों की विशुद्धता बढ़ाने के लिए, संयम की ओर अग्रसर होने के लिए, तो इस चीज के लिए हम भोजन करते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारा अभी औदारिक शरीर है ये बिना भोजन के नहीं चल सकता, अन्न का कीड़ा बोलते हैं इसको। तो भोजन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शुद्ध भोजन से नहीं चलेगा। यानी कि सिर्फ शुद्ध भोजन करके या अभक्ष्यों का त्याग करके, मर्यादित भोजन करके भी हमारा जीवन चल सकता है। तो शुद्धता का मतलब अभी हमारी परिचर्चा से जो निकल के आया है, 2-3 रिस्पॉन्सेस से जितना हम समझ पाए हैं कि मर्यादित भोजन करना और ऐसा भोजन करना कि जिससे हमारी विशुद्धता, परिणामों में विशुद्धता बढ़े। अब ऐसा भोजन, अगर हम शुद्धता को और वास्टली देखें, हाँ आशीष भैया अगर स्लाइड शेयर करें तो और अच्छा होगा। तो यदि हम शुद्धता को और वास्टली देखें तो शुद्धता को हम 4 तरीकों से समझ सकते हैं। शुद्धता मतलब क्या? शुद्धता मतलब द्रव्य की शुद्धि,
शुद्धता मतलब क्षेत्र की शुद्धि, शुद्धता मतलब काल की शुद्धि, और शुद्धता मतलब भाव की शुद्धि। आप सभी ने, क्योंकि आप सभी, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है, अनुमान ज्ञान, कि आप सभी कहीं ना कहीं जैनागम से जुड़े हुए हैं, तो आप सबको ये 4 नाम पता होंगे: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन 4 तरह से शुद्धि की जाती है: द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। अगर इसको और विस्तार से थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, तो द्रव्य शुद्धि का क्या अर्थ है? क्या खा रहे हैं हम, वो कैसा होना चाहिए, जिसको हम खा रहे हैं हम, वो कैसा होना चाहिए, क्या खाने योग्य है, वो है द्रव्य शुद्धि। क्या खाना चाहिए जिसको हम बोलते हैं। क्षेत्र शुद्धि में कि कहाँ खाना चाहिए, किस जगह पे खाना चाहिए, कैसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ भोजन बनता है, तो भोजन बनने का जो स्थान है उसकी शुद्धि। काल शुद्धि में क्या चीजें आएंगी, किस समय हम भोजन बना रहे हैं उसकी शुद्धि, और किस समय हम भोजन कर रहे हैं उसकी शुद्धि। साथ साथ भाव शुद्धि, किन भावों से हम भोजन बना रहे हैं और किन भावों से हम भोजन खा रहे हैं उसकी शुद्धि। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट में मैंने बताया, आप लोग भी इसमें और भी विचार कर सकते हैं, और बहुत सारी चर्चाएं इसमें करने के लिए। एक एक शुद्धि पे यदि हम डीपली सोचें तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आएंगी। द्रव्य शुद्धि में क्या क्या चीजें आ गई, हम बताइए, आप लोग ही बताइए। द्रव्य मतलब यानी सामग्री, जो हम खाते हैं, क्या क्या खाते हैं हम? अनाज खाते हैं, और किसी ने बोला अनाज खाते हैं। सब्जी, हाँ, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। आप फल सबको सब्जियां। फल सब्जियां खाते हैं, और क्या खाते हैं? दूध वगैरह, मसाले, ड्रिंक्स दूध वगैरह, वगैरह, दूध हो गया। सबसे बेसिक तो भूल ही गए हम लोग, पानी। पानी। पानी के बिना कैसे बनेगा भोजन, है ना? तो पानी, उसकी शुद्धि। तो ये सब चीजों की शुद्धि, जो हम अनाज यूज कर रहे हैं उसकी शुद्धि, पानी जो हम यूज कर रहे हैं उसकी शुद्धि, फल सब्जियां जो हम यूज कर रहे हैं उसकी शुद्धि, और मसाले यूज करते हैं उसकी शुद्धि। और मेरे से ज्यादा तो मेरे हिसाब से आप सब जो अनुभवी मुझे दिख रहे हैं, काफी समय से जो भोजन बना रहे हैं, उनको और ज्यादा पता होगा कि और क्या क्या चीजें होती हैं जो हम भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूध हो गया, इत्यादि नट्स, इत्यादि। ड्राई फ्रूट्स हो गए, मसाले हो गए। तो ये सारी चीजों की शुद्धि, वो आ जाती है द्रव्य शुद्धि। जो सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी शुद्धि। यदि हम सबसे पहले पानी से लेके चलें, तो क्योंकि हम जैन हैं, तो हम सबको पता है पानी कैसा होना चाहिए। कोई भी अनम्यूट करके। छना हुआ, प्रासुक, कुछ लोग बोल रहे हैं उबला हुआ। तो छना हुआ, सबसे बेसिक जो है, छना हुआ पानी होना चाहिए। इससे भी पहले कौन से पानी को हम छानेंगे, ये भी बहुत जरूरी है बात करना। कौन सा पानी, मतलब हाँ, नल में कोई से बोले, डायरेक्ट आता है वो, डायरेक्ट आता है वो पानी। और फिर उबाले। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर टाइप देना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी इसको ये ना सोचे कि किसी को बुरा नहीं लगे कि ये बोल रहे हैं कि सिर्फ यही पानी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम थोड़ी कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है हमें हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हम आपको सिर्फ जैन आगम में जो लिखा है, जैन आगम के अनुसार जो पालन करना चाहिए, वो चीजें बता रहे हैं। इसके बाद आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है और उसमें आपको क्या सुधार करना है, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करा जा रहा है कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी ही है या आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही है। आप अपने आप स्टडी करें, सर्च करें, तर्क करें। अभी ये परिचर्चा का मोटिव सिर्फ ये है कि हम कुछ चर्चा करें, एक माहौल बनाएं, आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें, जो हमें पता है वो हम आपको बताएं, आपसे कुछ चीज़ें सीखें कि चरना नियोग हमारा क्या कह रहा है, कैसा पानी होना चाहिए हमारा। आप सब में से किसी को पता हो कुएं का बारिश आइडियली तो कुएं का पानी या नदी का पानी बोला जाता है, बारिश का पानी। बारिश का पानी, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी हम सबकी जो आजकल, क्योंकि हम सभी महानगरों में रहने लग गए हैं, तो वहां पर कुएं और नदियां देखना भी मुश्किल हो गया है, मिलने मुश्किल हो गए हैं। तो फिर हमारी एक मजबूरी एक यही रह जाती है, बोरवेल। हमारे घरों में हम बोरिंग का वाटर यूज करें। दोनों ही, बोरिंग का वाटर तो हर घर में अवेलेबल है, हर सिटी में अवेलेबल है, महानगरों में भी अवेलेबल है, इसीलिए हमारे पास एक वो साधन बच जाता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को भी हम सामने रखें कि आइडियली तो हमें
कुएं का, नदी का या बारिश का पानी, ये यूज करना चाहिए। बोरिंग का पानी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा हो गया है, लेकिन करना नहीं चाहिए। नदी इसके का लिए भी पानी कैसे? नदी का पानी भी जो बीचों बीच का नदी का पानी होता है, बहता हुआ, रुका हुआ नहीं, उसको बोला गया है कि वो यूज कर सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध माना गया है। बहता हुआ पानी जो बह रहा है नदी में, बीच का, किनारे का नहीं, तो उसका वो पानी भी हम छान कर, ये सारे ही पानियों को, कोई भी पानी हो उसको छान कर ही हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि छानने के पीछे हमारा मोटिव आप सभी को भी पता ही है, त्रस्त जीवों की हिंसा से बचना। जो पानी में त्रस्त जीव हैं वो छानने से हम उनकी हिंसा से बच सकते हैं। और छानने का भी हम आज इसी पे एंड में एक वीडियो भी देखेंगे कि पानी छानते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे किस प्रकार से हमें पानी को छानना चाहिए। तो उसकी बात हम फिर से एक बार अंत में करेंगे। अभी तो हम पहले शुद्धि की बात कर रहे हैं, द्रव्य शुद्धि। तो द्रव्य शुद्धि में सबसे पहले हमारा वाटर, पानी आता है। तो पानी में हमें उसको छान कर इस्तेमाल करना है, जो भी हमें अवेलेबल है। मतलब कोशिश तो यही करनी है कि बोरिंग वाटर हो, बोरिंग का पानी हो। लेकिन यदि बोरिंग का पानी नहीं है तो आप, बोरिंग का मतलब क्या? सॉरी, मुझे मेरी हिंदी बोरिंग अच्छी का नहीं है। मतलब ग्राउंड वाटर। ग्राउंड, ओके, थैंक यू। ग्राउंड वाटर को हमें यूज करना चाहिए वैसे तो, वेल या फिर रिवर का वाटर। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। ग्राउंड वाटर ऑप्शन है क्योंकि वो मोटर के थ्रू हम उसको खींचकर अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ग्राउंड वाटर हमें यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू कॉरपोरेशन का पानी। मतलब कॉरपोरेशन के पानी से बेटर है ग्राउंड वाटर, बस इसीलिए। लेकिन नदी कुएं का यदि अवेलेबल है और व्यवस्था हम कर सकते हैं अपने आसपास से, तो हम वो ही यूज करना चाहिए हमें। लेकिन कॉरपोरेशन का पानी हम इसीलिए मना करते हैं क्योंकि कॉरपोरेशन का पानी कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जाता है, प्राकृतिक रूप से शुद्ध नहीं होता। दूसरी बात, उसको स्टोर जो किया जाता है वो बड़ी बड़ी टंकियां, वो बहुत कभी साफ ही नहीं होती, रेयरली 10-20 सालों में जाके वो साफ होती हैं। तो इसीलिए हम उस चीज से उसमें लेदर के भी कॉक्स आते हैं, अंदर लेदर का फिटिंग्स रहता है। और भी आप लोग, बाकी लोग भी ऐसे ही कभी भी बोल सकते हैं, कुछ आपको नया पता है, हो सकता है हमें नहीं पता हो। तो उसमें लेदर के फिटिंग्स जैसे भी आपका नाम है प्राजक्ता। प्राजक्ता। प्राजक्ता, प्राजक्ता बहन जी ने बताया हमें कि उसमें लेदर की भी कुछ चीज यूज होती है। तो इस प्रकार से वो जो कॉर्पोरेशन का वाटर है वो अशुद्ध है एज कंपैरिजन टू बोरिंग वाटर। तो इसीलिए हमें प्रयास हर तरह से अपने घरों में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, यदि नहीं है तो, कि हम ग्राउंड वाटर को यूज करें, वो भी डायरेक्टली। टंकी का पानी इस्तेमाल ना करें। टंकी में भी वही दिक्कत आएगी क्योंकि हमने उसको स्टोर कर लिया है। सबसे पहली बात तो, अब टंकियां कहाँ रखी जाती हैं? छत पर, जिसमें वो पानी अनछना है, तप रहा है, हीट से ठंडा हो रहा है बाहर के वेदर से, तो वो ठंडा और गर्म होके उसमें सारे जीव वैसे ही मर गए हैं। तो अब उसमें हम कैसे उसको शुद्ध कह सकते हैं? और फिर वो टंकियां ऊपर जो रखी हैं वो भी साफ नहीं होती हैं, तो उसमें भी वही दिक्कतें आती हैं, उसमें जीव उत्पन्न होते रहते हैं, उसमें काई जम जाती है और इत्यादि इत्यादि। तो इसीलिए हमें डायरेक्ट ही यूज करना है, डायरेक्ट वाटर। यदि स्टोर भी करना है हमें, तो हमें घरों में स्टोर करना है। मतलब ऊपर छत पे अलग से नहीं करना, छोटी छोटी बर्तनों में, टंकियों में, थोड़ी ऐसी टंकियां जिनको हम साफ कर सके, ऐसी टंकियों में हमें स्टोर करना चाहिए। इंस्टेड कि हमने एक बहुत बड़ी सी टंकी ऊपर रख दी है छत पर और वो कभी साफ होती ही नहीं है, और धूप भी लग रही है उसमें, बाहर बाहर के ठंडा वातावरण है तो उसके अंदर पानी ठंडा हो रहा है, तो वो जीव मर रहे हैं सारे। तो इस वजह से, इन सब कारणों की वजह से हम टंकी का पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट वाटर इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्टली आता है। तो ये हो गई हमारी द्रव्य शुद्धि, वो भी पानी के संबंध में। फिर पानी को छानने की विधि अभी हम एंड में बात करेंगे वो तो। इसके अलावा और क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करते हैं, हमने अभी बात करी थी। किसी ने बोला था साग सब्जी। तो साग सब्जी में हम कैसे शुद्धता रख सकते हैं? आप में से कोई? हाँ, प्रथम देख के जैन। काटे। शोध की। शोध के। प्रथम जैन जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। सब्जी को तो सबसे पहले भक्ष और अभक्ष का विचार करना पड़ेगा, प्रत्येक वनस्पति लेना। फिर उसके बाद हाँ हाँ बोलिए जयश्री आंटी जी। हाँ, भक्ष अभक्ष का पहले विचार करके छांट लें कि कौन सी भक्ष सब्जियां हैं, फिर वो हम घर में लाएं और उनको अच्छी तरह धोकर, और प्राशुक की जाती हैं वो सब्जियां।
और प्राशुक करके खाएं, जो पका सकते हैं उनको पका के खाएं और उनको अच्छी तरह से सुधार लें, इस तरह से देख लें। बहुत अच्छा, मतलब 2-3 चीज़ें इसमें से निकल कर आई। सबसे पहली बात तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, भक्ष अभक्ष का विचार करके, मतलब इसका मतलब बहुत सारी साग सब्जियां हैं जो भक्ष नहीं है। सारी सब्जियां ही, ऐसा नहीं है कि पेड़ों वाली सारी, मतलब क्योंकि हम मांसाहार के त्यागी हैं तो पेड़ों से जो भी मिल रहा है वो सब भक्ष है, ऐसा नहीं होता। अपनी दिनवाणी में भक्ष अभक्ष चर्चा आई है। प्रतिष्ठित का भी अभी किसी ने नाम लिया, सब प्रतिष्ठित वनस्पतियों को हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अनंत कायिक होती हैं। तो इस प्रकार से विचार करके ही हमें लेना चाहिए। अभी यदि आपको इनमें से कुछ चीज़ें नहीं भी समझ आ रही हो, मतलब कुछ शब्द, तो आप डरिए बिल्कुल भी मत, क्योंकि आगे जो हमारी परिचर्चाएं होंगी उसमें हम एक एक विषय को भी लेंगे। जैसे सब प्रतिष्ठित वनस्पति का एक अपना विषय है वनस्पतियों का, तो वो भी एक अलग विषय है। 22 अभक्ष हो गए हैं भक्ष अभक्ष विचार में। मर्यादाओं का ज्ञान, अभी किसी ने मर्यादित भोजन बोला था। तो ये सारे टॉपिक्स आगे वाली परिचर्चा में, आगे वाले डिस्कशंस में आएंगे। तो अभी तो हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं एक इंट्रोडक्शन के लिए कि शुद्धि का मतलब क्या। तो हमें इन सब चीज़ों की शुद्धि रखनी है। किसी ने हाँ चैट पे भी लिखा है, उदंबर फल कंदमूल का त्याग करें, केमिकल्स भी होते हैं। तो सब्जियों में हमें क्या विवेक रखना है कि सबसे पहले तो भक्ष्य हो, फिर उसके बाद क्योंकि बाहर से आई है तो अच्छे से धुली हुई हो। वैसे तो ये आजकल एक ट्रेंड हो गया है, बाहर से कोई भी चीज़ आई है तो उसको सैनिटाइज करना, लेकिन अपने चरणान योग में तो ये बहुत पहले से ही है कि बाहर से यदि आपका सिलेंडर भी आया है ना, गैस सिलेंडर, हमारे यहाँ तो उसको भी धोया जाता है। तो इसीलिए ये तो हमारे लिए बहुत आसान आसान तो नहीं कह सकते, जो नहीं करते उनके उनके लिए, लेकिन हाँ बहुत पहले से है अपने शास्त्रों में, अपने चरणान योग में, कि जो भी वस्तु बाहर से आई है उसका कोई भरोसा नहीं है कि उसमें कितना इन्फेक्शन है और उसमें बाहर से कितनी कहाँ कहाँ से होकर आई है वो। तो इसलिए शुद्धि के लिए हम उसको एक बार धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, और सब्जियों को धोते हैं लाकर। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं जिनकी हमें द्रव्य शुद्धि में ध्यान रखना है। आप लोगों ने बताया था अभी अनाज, अनाज का कैसे शुद्ध शोधन करेंगे हम, उसकी शुद्धता का कैसे ध्यान रखेंगे। चुन कोई भी आप करके लोगों में से, उसको अच्छा जो लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं वो लोग भी बोल सकते हैं। अब आप वीडियो ऑन नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चुप मत बैठिए। उनका गेहूं और यानी कि चावल को चुन करके फिर धो करके यूज करेंगे। बिल्कुल, जो जो भी हम अनाज यूज कर रहे हैं, गेहूं है, चावल है, हर धुला। चीज को पहले शोधना। शोधने का अर्थ यानी उसमें कोई जीव है या नहीं उसको अच्छे से देखना, और फिर उसके बाद धोना, और फिर ही वो चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे गेहूं है, तो गेहूं का भी यदि हमें आटा यूज़ करना है तो उससे पहले गेहूं को अच्छे से छान कर, बीन कर, और फिर धोकर, सुखाकर, फिर उसको पीसा जाता है, और फिर वो आटा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक शुद्धता का प्रोसीजर है। काफ़ी लोगों को ये, अगर मतलब कुछ भी इसमें से ऐसे शंकाशील हो तो आप कभी भी कोई भी प्रश्न आप बीच में भी रख सकते हैं। किसी को अगर कोई भी चीज़ ऐसी लग रही हो कि कुछ फास्ट जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है, हमें पता चले कि कैसे करते हैं। वैसे तो आगे आगे और सेशंस में हम बात करेंगे एक एक चीज़ों पे भी। मैंने अभी बताया गेहूं कैसे धोए जाते हैं, इसकी भी हम आपको वीडियो हो सके तो संभव है तो शेयर करेंगे। नहीं तो जो होते हैं अपने घरों में, जिनके घरों में ये चीज़ें होती हैं, हम प्रैक्टिकली उनके पास जाके आपको बातचीत करवाएंगे, जो ये दीदी बहुत सालों से करते हुए आए हैं। 60-60 साल हो गए हैं जिनको शुद्ध भोजन करते हुए, गेहूं धोते हुए। ऐसे भी जीव हमारे समाज में हैं, तो उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, और उनसे हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, पहले जो लोग करते थे ना, अब अब जो पीढ़ी शुरू हो रही है वो उस चीज को एक ओल्ड फैशन कर गई है। ये चीज तो पहले होती थी, ये अब नहीं होती है, या ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। तो ऐसे कामों से बचने के लिए वो चीजों को हम छोड़ते जा रहे हैं। तो एक शुरुआत इसके माध्यम से हम करना चाहते हैं। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था, बोलिए। हाँ दीदी, मैं पूछना चाहती थी कि दीदी जैसे हम चावल साफ करते हैं, बीनते हैं, और हाँ। जैसे हम उसमें कोई देखते हैं कि कोई कीड़ा है, जैसे पई हम्म। होती है या फिर सुड़ी होती है, तो हम हम्म। नॉर्मल इसको निकाल देते हैं कागज पर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेफाली जैन है। हाँ, तो आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बिल्कुल प्रायोगिक, क्योंकि ये चीज़ें हम घरों में रोज़ फेस करते हैं। अगर मान लो किसी अनाज में कोई जीव निकल जाता है, सुरसुई या जो भी आप लोग बोलते हैं, उसका अब क्या करें? क्यों? उसको डस्टबिन में डालेंगे तो क्या होगा? उस पे तो पूरा
भले ही हमने डायरेक्टली उसको हाथों से नहीं मारा, लेकिन अब एंड में उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो उसे मरना ही है डस्टबिन में, तो उसे कोई वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ नहीं मिलने वाली है, वो मरेगा ही वहां जाके जीव। तो फिर अब उसके साथ क्या करें? देखिए, उसको आप एक कूड़ा नहीं समझे, पहले तो एक जीव है वो। तो उसको क्या चाहिए जीने के लिए? जिस अनाज में वो पैदा हुआ है उसे वो अनाज ही खाना है, उसे वो अनाज ही चाहिए। तो हमारा फर्ज ये है कि हम उसे एक सुरक्षित स्थान दें और थोड़ा सा वो अनाज दें। जो मुझे मतलब मैंने अपने गुरुजनों से और कुछ जिनवाणी को अध्ययन करके जो मैंने समझा है, उसका सॉल्यूशन यही समझ आता है कि एक ऐसा स्थान हम चुन लें जहाँ पर हम थोड़ा सा अनाज उसके साथ रख दें, जीव के साथ, और उस जीव को रख दें। हम अपने घरों में एक ऐसा स्थान निर्धारित कर सकते हैं, तो उस जीव को हम एक साइड पॉलिथीन में, सॉरी पहले मैंने बताया नहीं, उसको बांधना भी पड़ेगा, वो तोड़ना इधर उधर चला जाएगा। एक पॉलिथीन में हम थोड़ा सा अनाज डाल दें और उस जीव को उसमें रख दें, और फिर उसके अंदर इस तरह से उसको उस जगह रख दे जहाँ उसको हवा पानी भी, मतलब पानी तो नहीं, हवा उसको वेंटिलेशन के लिए थोड़ा क्रॉस होती रहे, और एक ऊपर अलमारी के ऊपर डाल दिया है इस जगह से सुरक्षित स्थान पर, कि वो दबे पिसे बिना और अपनी आयु प्रमाण जी ले, क्योंकि बहुत ज्यादा आयु तो नहीं होती है इन जीवों की, अपना ही मतलब जितनी भी आयु है उनकी, लेकिन हम जानबूझ के उनको नहीं मार रहे हैं, और 2-3 गेहूं के दानों में ही, मतलब 5-7-10 गेहूं के दानों में उनका पूरा जीवन निकल जाएगा। तो एक उतने से दाने डालकर उस जीव को अलग अगर हम रख दें, तो ये उस जीव की एक तरह से अपनी तरफ से एक सुरक्षा ही है, मतलब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि डस्टबिन में डालना बिल्कुल सही नहीं है, इधर उधर हम डाल देते हैं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि इधर उधर डालने से क्या होगा, वो भूखा प्यासा मरेगा ही, बाहर हमने धूप में कहीं मुंडेर पे डाल दिया है, दीदी किसी क्या भी जगह उनको डाल रुई दिया। में रख सकते हैं? जैसे हम लोग रुई में रखते हैं, तो क्या वो हम सही करते हैं? रुई में रखकर क्या होगा? रुई उसको डस्टबिन में डालोगे ना आप रुई को, मतलब नहीं, अगर हम आप तो जैसे पॉलिथीन, मटर में निकलती हैं तो थोड़े से मटर के दाने एक्स्ट्रा डालकर उसको थैली में डाल के छोड़ देते हैं साइड में ही। मटर का तो देखिए ऐसा है, मटर से तो हम बच सकते हैं, क्योंकि मटर में अगर मतलब अगर खराब मटर होती हैं तो वो सब्जी वाले के पास ही दिख जाती हैं, तो सब्जी लाते समय ही हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें गली सड़ी सब्जियां लानी ही नहीं है, चाहे हमें महंगी लानी पड़े, लेकिन हमें ऐसी सब्जियां अपने घरों में नहीं लानी। और फिर बाय चांस निकल जाए, कोई एक एक मटर नहीं देखी जाती है, तो फिर उसका उपाय यही है मटर का, तो क्योंकि अ, वो मटर के दाने उसमें ही होते हैं, उसको कवर करके किसी पार्क में ऊपर की साइड रख दिया, या कुछ ऐसे मिट्टी में गाड़ दिया, इस टाइप से हम कर सकते हैं। डस्टबिन मुझे उसके लिए फिर भी सही चीज नहीं लग रही है। और बाकी हम और चर्चा, आप लोग में से और भी कोई सॉल्यूशन अगर कोई करता हो और सही लगे, हम तर्क से देखें, तो हम उसको भी अपना सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं हम लोग जितना झाड़ हमें झाड़ के समझे। नीचे रख देते हैं, झाड़ के नीचे थोड़ा अनाज डाल के, है ना, उनको जहाँ जहाँ छाव रहती है ना वहां रख देते हैं। हम्म तो इस तरह से, और जैसे अब बहुत ज़्यादा गेहूं है, वो घुन गए हैं, वो खराब हो गए हैं, तो उसके लिए तो ये उपाय रहता है कि बहुत गहरा गड्ढा खोदकर उसमें वो सारे गेहूं डालकर, जो घुन गए हैं, जिनमें इलियां हो गई, कीड़े हो गए हैं, बहुत जीव हो गए हैं, तो वो सारा गेहूं उस गड्ढे में डालकर और उस गड्ढे को भर देते हैं हल्की मिट्टी से। क्यों ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेन बात ये है ना, अब हम उसको कबूतरों या किसी और पक्षी को भी डालेंगे तो भी वो जीवों की हिंसा होगी, इसीलिए हम किसी और को भी नहीं डाल सकते। तो उन जीवों की रक्षा करनी है, हमारे लिए तो वो गेहूं अब काम के लिए है ही नहीं, तो इसीलिए यही उपाय बचता है कि उसे गड्ढे में डालकर छोड़ दें, जिससे उसके अंदर जो जीव है वो आयु प्रमाण जी के अपनी आयु पूरी कर लें, और उनको भोजन पानी भी मिलता रहे, मतलब जो उनका आहार है वो भी उनको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी बात चल रही थी अभी द्रव्य शुद्धि। अब अगला है क्षेत्र शुद्धि। हाँ, ये स्लाइड अगर हम बीच में बंद भी कर सकते हैं, अगर किसी को डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, किसी का रेज हैंड है, बोलिए, आपका नाम मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, आप डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय श्री। जी, वो खजूर वगैरह हम यूज कर सकते हैं क्या? खजूर शुद्धि के खाने। हाँ, खजूर भक्ष्य है अभक्ष्य? प्रश्न ये आ गया, मतलब द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत, तो क्योंकि उससे उसमें संबंधित ही बहुत है ये। सारे बात अंदर से बिगड़ा हुआ रहता है, सड़ा गला देखिए, हुआ रहता है, भक्ष्य अभक्ष्य का यूज कर विचार, सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे इसका आंसर आपको, जितना हमें पता है पहले मैं उतना बता देते हैं, लेकिन बाकी इस पे विस्तार से चर्चा, भक्ष्य अभक्ष्य की विस्तार से चर्चा अगली जो हमारी क्लास होगी ना अभी नेक्स्ट संडे, उसमें एक विशेषज्ञ बाहर से हम व्यक्तित्व को बुलाएंगे, उस उनसे आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। बाकी खजूर में दोष क्या है? बहुत ज़्यादा दोष नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई अभक्ष्यपना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चिपचिपा होता है, तो उसके अंदर जीव
जो स्टोर करने का जो तरीका है वो थोड़ा उसका गलत होता है, इसीलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। उससे बेटर ऑप्शन छुआरे का रहता है, क्योंकि उसकी सूखी फॉर्म है छुआरे, और उसमें भी उतने ही विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो इसीलिए हम खजूर को छोड़कर उसका अल्टरनेट छुआरा बताते हैं। खजूर से ज़्यादा फायदेमंद भी वही होता है, छुआरा। तो इसीलिए जी हमें छुआरा उससे क्या जाना होता है? चाहिए। व्हाट इज जी छुआरा? धन्यवाद दीदी। छुआरा क्या होता है? ड्राई sorry, डेट्स, ड्राई डेट्स, ड्राई फ्रूट खाए खा रहे मैं थे। ड्राई डेट्स। ओके थैंक यू। ठीक है। तो बाकी और अपनी शक्ति अनुसार, मतलब आपकी कितनी रसना इंद्रिय की लोलुपता छूटी, कई लोगों से छूटती ही नहीं है कुछ चीज़ें, तो उसके लिए हम नहीं बोल सकते कि आप छोड़ दो, लेकिन हाँ उसका अल्टरनेट है, तो वो हमने आपको बता दिया। आप उसके लिए छुआरा यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग उसको नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक चिपचिपा होने के कारण उसकी स्टोरेज में उसमें जीव हो जाते हैं जहाँ वो स्टोर करते हैं। ठीक है। तो और वो अगरबत्ती वगैरह भी जलाए रखते हैं उन जीवों को दूर करने के लिए, तो वो भी एक हिंसा का कारण बन जाता है। हाँ, और भी कुछ आपको बोलना है खुशबू जी? और दीदी एक क्वेश्चन और है। अच्छा और बोलिए। वो खाने में शुद्धि के खाने में हाँ हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक ड्रॉप हो गया है शायद। चलिए हम आगे चलते हैं। द्रव्य शुद्धि की बात हम चल रही थी, अनाज की बात हो गई हमारी, सब्जियों की बात हो गई, पानी की बात हो गई। दूध, दूध कैसा होना चाहिए? कोई कोई भी? सामने मैंने तो ढोया। आजकल ये भी बहुत प्रचलन हो गया है ना, जो वीगन वाले हैं वो बोलने लगे हैं कि दूध जो है वो नॉन वीगन अभक्ष है, लेकिन अभक्ष्य है। लेकिन हमें इस चीज़ पे विचार करना चाहिए कि दूध बिल्कुल भी अभक्ष्य नहीं है। मतलब कौन सा दूध की बात कर रहे हैं हम? थैली के दूध की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो पूरा अभक्ष्य ही है। लेकिन यदि एक शुद्ध मर्यादित मर्यादित विधि से, शुद्ध विधि से दूध निकला हुआ है, और उस पशु की भी पूरी तरह से संरक्षण किया गया है, पूरा उसको भोजन पानी दिया गया है, उसके बछड़े को पूरा भोजन पानी दिया गया है, और फिर वो दूध हम लेकर आ रहे हैं अपने घर में, तो वो अभक्ष्य नहीं है। जो हमारे मुनिराज हैं तीर्थंकर, उनमें से 24 में से 23 तीर्थंकरों का दूध और दूध से बनी चीज़ों से ही आहार हुआ है। यदि दूध अभक्ष्य होता तो हमारे तीर्थंकर उसका आहार कैसे ग्रहण करते? तो इसीलिए हम सभी को विचार करना चाहिए इस पे फिर से। यदि हमारे मन में कहीं भी बसा हुआ है कि दूध अभक्ष्य है, तो नहीं। लेकिन जो हमारे महानगरों में थैली बंद, पैकेट बंद, डब्बा बंद दूध आता है, वो पूरी तरह से अभक्ष्य है। 102% अभक्ष्य है। क्यों? क्योंकि उसमें तो कृत्रिमता आ गई ना। तो वो पशु कौन से पशु का है ये भी कोई गारंटी नहीं। आजकल तो बहुत चीजें सुनने में आती हैं, अमूल दूध में कौन कौन से जानवरों का दूध मिलाकर वो बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो वो ऊँटनी का दूध भी उसमें मिला देते हैं, जबकि वो अभक्ष्य है। तो ऐसी ऐसी चीजें सुनने में आती हैं। तो इसीलिए थैली का दूध हम सबको कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महानगरों में आप बोलेंगे अब गाय भैंसे नहीं दिखती हैं, कहाँ से दूध लाएं हम, है ना? ये प्रॉब्लम आती है एक। तो देखिए, हाँ मानते हैं कि कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। यदि हम प्रयास करें, कोशिश करें, तो शुद्ध दूध मिल सकता है। बस हमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा दूध लेने, और हमारे घर पे नहीं आएगा खुद दूध। तो शुद्ध दूध के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सब तरफ से हमारा तन, मन और धन तीनों चीजें लगेंगी। तो सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और कि हमें शुद्ध दूध चाहिए, और फिर हम दूध लोग से ही घी की 6 भी। किलोमीटर से लाते हैं। 6 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ दूध, उधर से लेके आते हैं देखिए, सामने तो ढोके। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी परिचर्चा में ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो शुद्ध दूध के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो हमें एक दूसरे से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जब कोई 6 किलोमीटर शुद्ध दूध के लिए जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? सर्च करेंगे तो सब कुछ होगा, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। ठीक है। तो शुद्ध दूध का भी एक प्रोसीजर है। शुद्धता की बात हम डिटेल में नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमें नेक्स्ट पे जाना है और फिर समय हमारा हो रहा है। तो ये चीज कुंजन लेकिन जी, मैंने क्लियर करी कि दूध अशुद्ध, अभक्ष्य नहीं है। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? इस शुद्ध दूध आप जैसे गिन रहे हैं उसमें जो जल मिला, अगर किसी ने जल मिला दिया है तो वो प्राशुक ही नहीं है, तो वो पूरा अशुद्धि हो गया, राइट? तो वो हिसाब से भी सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। शुद्ध दूध का मतलब वही, मैं अब मुझे थोड़ा इलेबोरेट करना ही पड़ेगा। पानी मिला हुआ तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई और यदि पानी उसमें मिला रहा है,
शुद्ध दूध हमें कैसे निकलवाना होगा? हमें अपने पूरा घर से पहले एक बाल्टी, पानी। एक नाप, एक डोलची लेकर जानी पड़ेगी और उसके अंदर पानी और एक छन्ना हाथ पोंछने के लिए। फिर हम वहाँ जाएँगे और पहले ही उनको बताएँगे कि हम जैन हैं और हम ऐसा ही दूध चाहिए हमें। यदि आपको जचता है तो हम लें आपसे, नहीं तो नहीं। और फिर उनको थोड़े से 5, 7, 10 रुपए भी हम एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो वो खुशी-खुशी हमारे लिए शुद्ध दूध निकाल के देते हैं। तो शुद्ध दूध के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत होएँगी। फिर हम वहाँ जाएँगे, हम उनको बोलेंगे कि आप इससे हाथ धोइए, उनके जो गाय या भैंस है उसका स्तन धोइए और फिर दूध निकालिए हमारी बाल्टी में जो सूखी हुई होगी और उसको नापिए हमारी डोलची में जो सूखी हुई होगी, हमारे ही नाप से। और फिर वो हम घर पे लेकर आके 48 मिनट के अंदर-अंदर उसको बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तब जाके वो दूध हमारे लिए पीने शुद्ध। योग्य होगा। और ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हम उसको बोलें कि आप इस पशु को मारा-पीटे नहीं करें, भोजन-पानी समय पे दें और देखें व्यवस्थित जाके 1-2 बार। और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो वो क्यों नहीं करेगा? उसका तो काम ही ये है। ये सब ठीक है, अभी लेकिन घर में एक ना और एक पाल प्रॉब्लम क्या है हाँ, जो हाँ, मुझे दिखाई दी कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है ना, हाँ, वो नेचुरली बर्थ नहीं होता ना। तो तीर्थंकर के टाइम पे नेचुरल बर्थ रहता था, नेचुरल सब रहता था। अभी ये सब आर्टिफिशियल है, उसका दोष हमको लगता है क्या फिर लाते हो? मतलब हम इससे बच सकते हैं अगर हम उनको बोले कि हमें सिर्फ नेचुरल बर्थ यदि आपने करवाया है तो ही हमें लेना है। कोई भी नहीं करता अभी वैसा, तो ये इसलिए वो एक खटक जाता है लाते वक्त। उतना ही शुद्ध सब मिलता है, लेकिन ये हाँ। इस पे थोड़ा सब यही बोलते हैं कि अपने मन से उनका ब्रह्मचर्य का भी दोष आता है ना, उन पशुओं को बिना मन से ही होता है ना वो सब। इसके लिए जो मुझे समझ आता है कि हम खुद की एक गाय खरीदें, खुद का एक बंदा खरीदें और उसको ड्यूटी सौंपें कि तुम्हें दूध निकालना है और तुम्हें इसके साथ कोई भी अत्याचार नहीं करना है। तो यदि आप इतना कर सकते हैं तो फिर वो संभव है। हम जैन लोग मिलके भी खुद एक डेयरी वगैरह ऐसा खोल सकते हैं। खूब ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कमी है तो हमारी विलनेस की। करने को तो रास्ते तो बहुत मिल जाएंगे। क्यों आजकल लोग ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं। एक टाइम पर सबको लगता था कि अब ऑर्गेनिक कैसे करेंगे, पेस्टिसाइड का इतना हो गया, लेकिन अब ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। बस उसके लिए क्या चाहिए, एक विलनेस ही तो चाहिए। अब हमें साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं, उसके परिणाम दिखने लगे हैं, तो हम उसकी तरफ जाने लगे हैं, अभियान तक छिड़ गए। तो इसी तरह से हमें दूध के साथ भी करना चाहिए। हमें लेकिन हाँ गायों को अगर आप बांध के घर में रखेंगे तो वो भी तो मतलब जीव नहीं, हिंसा है ना। घर में रखना तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह ही हमें व्यवस्थित करनी पड़ेगी और एक की ड्यूटी लगानी पड़ेगी कि वो उसको संभाले। एक थोड़ा ऐसा एरिया जो हमारे आउटस्कर्ट्स पर होता है ज़्यादातर, सिटीज़ के और शहरों के, गाँव में तो घरों मतलब जगह जगह ही हमें ऐसा खुला एरिया मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा शहरों का ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें, वैसे तो ये सिचुएशन सबकी अलग अलग होती हैं, तो अपना अपना रास्ता हमें खुद खोजना पड़ेगा। लेकिन बस एक चीज़ विचार करनी है कि जहाँ चाहे वहाँ रहे। जितना हम कर सकते हैं उतनी शुद्धता हमें करनी चाहिए। ये सोचकर कि शुद्धता पॉसिबल नहीं है, चुप होके बैठ जाना, ये सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कोई के मैसेज चैट पे भी आ रहे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। कोकोनट का दूध भी बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अब आप उसका घी नहीं बना पाओगे। कोकोनट का दूध तो बन जाएगा, लेकिन घी का क्या करोगे? उसके लिए तो फिर दूध चाहिए ही ना। दही भी बन जाएगी, दूध भी बन जाएगी, दही भी सींग दाना दही। आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आप सभी अनम्यूट हैं, मतलब बाकी लोग भी हैं, तो आप मैसेज कर रहे हैं इतना, हम पढ़ने में भी दिक्कत दीदी है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, ये जो दूध के लिए आप बता रहे हैं तो घी की इतनी जरूरत नहीं महसूस होती है। अगर ऑयल अच्छा है तो आप सब चीज ऑयल में बन सकती है। और मुझे नहीं लगता, मतलब वीगन जो बोलते हैं वो काफी हद तक सही है। तो हम कोकोनट का, आलमंड का और मूंगफली का, इसका दूध भी यूज कर सकते हैं अगर हमें पीना ही है तो। नहीं तो पीने के लिए भी इतना कोई सिर्फ सिर्फ मिल्क पीना जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि हम मिल्क के बिना रह ही नहीं सकते हैं। हाँ, जिन्हें चाय की आदत वगैरह रहती है तो उन्हें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
बाकी जिन्हें चाय की आदत नहीं है तो उन्हें मिल्क की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बच्चा जो होता है उसको नेचुरली अपनी माँ से दूध मिल ही जाता है। उसके अलावा बच्चों को भी उसकी जगह हम फल जूस वगैरह, कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा होता है, उसका दही भी बन जाता है और चीजें भी बन सकती है, मिल्क शेक वगैरह, बनाना मिल्क शेक, ये सब बना सकती है। तो वो अच्छा है, जरूरी नहीं है कि हमें दूध, क्योंकि कहीं पर भी कितना भी हो, अगर हम खुद पालेंगे गाय तो वो एक शुद्ध दूध हमें मिल सकता है। बाकी हम किसी बिल्कुल और से एक्सपेक्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। आपने अपनी बात रखी, लेकिन इसमें बस मुझे एक बात ज़रूर कहनी है कि हम ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं शुद्ध दूध की व्यवस्था। आप ऐसी चीज़ नहीं कर सकते कि आप किसी एक गाय को बांध दो या एक बंदे को बांध दो, गाय खरीद कर उसका ध्यान रखो। लेकिन आप ये तो मत बोलिए कि दूध के बिना चल जाएगा काम। दूध के बिना नहीं चलेगा काम। मतलब दूध इम्पोर्टेंट है और घी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेल ज़्यादा नुकसान देता है, घी हमें नुकसान नहीं देता है। बहुत सबके शरीरों की प्रकृति अलग अलग होती है। कई लोगों को तेल बिल्कुल नहीं सूट करता है, उन्हें घी सूट करता है। और मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, वो तो यही बोलते हैं कि घी बहुत ज़रूरी है, और पहले के लोग करते भी थे घी उतना इस्तेमाल। तो इस बात को हम पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट कर सकते और नकार भी नहीं सकते कि दूध इम्पोर्टेंट नहीं है। दूध इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसके लिए फिर प्रयास भी करें। और फिर यदि नहीं कर सकते तो आपने बता ही दिया उसका अल्टरनेट, कोकोनट और इत्यादि इत्यादि, है ना? तो और मैं वो आप कुछ सबका व्यक्तिगत है। हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। हमने घी को सिर्फ इस वजह से नकार दिया कि गाय का हम नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं होता है, लेकिन तेल की शुद्धता का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि तेल कितना हमें शुद्ध मिल रहा है। मतलब जो बाजार में तेल आ रहा है वो भी कोई शुद्ध नहीं है। मतलब उससे बेटर है कि हम शुद्ध दूध और घी का इस्तेमाल कर लें। नहीं, तेल का जैसे तेल उन्होंने घर में बोला बना तो सकते हैं। तेल घर में बनाया जा सकता है, मशीन भी आती हैं आजकल। जैन लोगों के घर में तो कई सारे लोगों को, फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप कोकोनट का, मस्टर्ड का, आजकल डॉक्टर्स भी बोलते हैं आप मस्टर्ड ऑयल सबसे ज्यादा यूज कीजिए, तो उसमें मुझे लगता नहीं है। और जैसे मूंगफली का तेल हमारे यहाँ जैसे सभी चीज कई सारी ठीक नमकीन है। वगैरह वगैरह में हाँ यूज कर हाँ, सकते ठीक हैं, है तो वो ठीक है। तो इस पे हमारी बात हो गई है कि दो दो तेल भी हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि हमें, हमारा प्रयोजन है जैन शरणारियों के अनुसार बताना, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। अभी हम अपनी परिस्थितियों पे पर्टिकुलरली अलग अलग सबकी बात नहीं कर रहे हैं, तो सबको अपनी अपनी सॉल्यूशंस खुद निकालने पड़ेंगे अपनी परिस्थितियों के अनुसार। चलिए अब हम आगे चलते हैं। द्रव्य शुद्धि पे हमारी थोड़ी बहुत चर्चा हो गई है। वैसे चर्चा तो और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें अगली शुद्धि की ओर भी जाना है, जिसका नाम है क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि क्या होता है? क्षेत्र, क्षेत्र की शुद्धि। कौन से क्षेत्र की? तीर्थ क्षेत्र की शुद्धि की बात चल रही है। रसोई की। रसोई की बात चल रही है, जहाँ पर भोजन बनाया जाएगा और जहाँ भोजन करा जाएगा, खाया जाएगा, उस क्षेत्र की शुद्धि। आप सबको पता है जहाँ भोजन बनता है वहीं पर हमें खाना चाहिए, आइडियली, जो हमारी जिनवानी बोलती है। बाकी आजकल प्रचलन में क्या हो गया है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो हम सबको देखना है हमें कैसे उसको छोड़कर जिनवानी की ओर, जिनवानी जो हमें मार्गदर्शन कर रही है उसकी ओर जाना है कि भोजन जहाँ बनता है उधर ही हमें भोजन करना भी चाहिए, तभी वो शुद्धता पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें क्षेत्र शुद्धि में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप में से कोई पहले, फिर मैं। आप लोगों में से जैना पूर्वक आई मीन क्लीन द स्टव, वो हम्म देखना चाहिए कि आई मीन गैस चालू करने के पहले यू शुड चेक, मेक श्योर के वहाँ जीव जंतु नहीं है, और उसके लिए वो पूजनी आता है, वो दैट यू क्लीन विद इट। वेरी गुड। तो सनलाइट एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है, इस पे ध्यान दे सभी कि गैस स्टार्ट करने से पहले इवन बर्नर तक को चेक करना, ये क्षेत्र शुद्धि है। बर्नर में कई बार कॉकरोचेस हो जाते हैं स्मेल के कारण, और बहुत सारे छोटे छोटे जीव हो जाते हैं, तो एक बार परिमार्जन करना, उसको झाड़ना, उसको फूंक मारना बर्नर को बहुत जरूरी है। इसके अलावा और हाँ, सनलाइट का बहुमात्रा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है, और ये बिल्कुल एक तरह से बेसिक है, जो बिल्कुल हमें घर खरीदते समय, घर बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि हमारी रसोई में सूरज का प्रकाश, सनलाइट आती है या नहीं आती। रसोई में सूरज का प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है एक शुद्ध भोजन बनाने के लिए, और इतना प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश ज़रूरत है कि आपको लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रात में तो हमारी चौके की लाइट वैसे ही बंद होनी है,
क्योंकि रात में कुछ बनना नहीं है। तो दिन में नहीं, मतलब लाइट जलाने की ही जरूरत ना पड़े, चौके की लाइट जलेगी ही नहीं। तो कब होगा ऐसे? जब हमारी सनलाइट भरपूर आए, तभी वो भोजन शुद्ध कहलाएगा। दिन में भोजन करने का भी तभी फायदा है जब आप सूरज की रोशनी आपकी रसोई में आ रही है, नहीं तो एक तरह से रात्रि भोजन का भी उसमें दोष आता है। तो हम अपने घरों को बनाते समय, अगर हम घर बनाने जा रहे हैं, तो ये विशेष रूप से बिंदु ध्यान में रखें। देखिए, अभी आप सबको लग सकता है बहुत सारी चीज़ें कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, या हमारा घर तो ऐसा है नहीं। लेकिन इसमें निराश और हताश या इसको ऐसे कह के छोड़ने वाली बात नहीं है। जितना कर सकते हैं उतना करिए। बोला जाता है ना कि शक्य तो करिए और अशक्य की श्रद्धा करिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो ये गुण हम सभी को बिल्कुल अपनाना है। भले ही हम ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ सही हो गई। हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन बात तो सही है। इतना हमारे अंदर श्रद्धान रहना चाहिए, तभी हम एक सच्चे जैन मार्ग पर चलने के पात्र जीव कहलाएंगे, जिसके अंदर कम से कम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की एक शक्ति भी बोल सकते हैं हम, एक पावर, क्योंकि उसके लिए भी एक पावर चाहिए। हर कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी कमियों को। तो जो हमारी भोजन के अंदर कमियां हैं, हमारे घरों के अंदर, हमारी किचन के अंदर, उसकी बनावट के अंदर, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कभी ना कभी वो छूटती है। हमें जो अपराध लग गया कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो जो भी हमें सोल्यूशन मिलता है, जैसे भी मिलता है, कभी ना कभी हम उसको सुधारते ज़रूर हैं। भले ही आज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सिचुएशंस नहीं है इतनी, हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन जब होंगी तो हम कर पाएंगे। बर्नर को उठाकर प्लेटफॉर्म में उल्टा कर, क्या लिखा था? बर्नर को उठाकर प्लेटफॉर्म में उल्टा चेक किया जा सकता है जलाने से पहले, बिल्कुल। तो और भी ऐसे सॉल्यूशंस आपके पास होंगे, आप सब अपने अपने बिल्कुल सॉल्यूशंस हमें बताएं, और कैसे हम क्षेत्र की शुद्धि रख सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स अभी हमने करे, इसके अलावा और आप में से कोई? बर्तनों का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, उनकी भी शुद्धि की आवश्यकता है। गीले बर्तन यदि रहेंगे तो क्या होगा? उसमें जीव उत्पन्न होंगे। तो बर्तनों की भी शुद्धि हमें आवश्यक है। हमेशा रसोई के अंदर जितने बर्तन होने चाहिए वो शुद्ध सूखे हुए होने चाहिए। जब हम बर्तनों को धोते हैं तो हमें उनको सुखाकर तुरंत रखना चाहिए, नहीं तो वहां जहाँ पे भी पानी रह जाता है वहां जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। तो इसीलिए बर्तनों का ध्यान रखना, सूखे बर्तन, इसके साथ ही बर्तन होने भी कैसे चाहिए। आप सबको पता है हो सके आजकल तो जो बर्तनों को धूप के प्रकाश में सुखा लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धूप के प्रकाश में उनको सुखा लें, ऐसा भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो हम उन्हें पोंछें, कम से कम पोंछेंगे तो वो सूखेंगे नहीं, धोने के पोंछने बाद। से भी क्या होगा कि हो सकता है छोटे छोटे जो नॉर्मल बिल्कुल सूक्ष्म बैक्टीरिया वो मर सकते हैं। तो किचन में जब हम बर्तन धोते हैं तो साइड में एक हम मोटा सा अगर लट्ठे का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा बिछा लें और उसमें बर्तन रखें, तो बर्तन पहले तो पानी निकल जाएगा और सोख भी लेगा कपड़ा, और उसके बाद हल्के से महीन कपड़े से पोंछ लें तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। कॉटन के क्लॉथ में और फिर एब्जॉर्प्शन जब तक पूरी कैपेसिटी तरह से ज्यादा ना होती है। सूख जाए तब तक उनको बंद करके ना रखें। हाँ, बंद ना करें, पूरी बंद तरह करने से से और सूखने के ज्यादा जीव बाद ही, उत्पन्न होंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से सूखने के बाद ही उनको अच्छे से व्यवस्थित सही जगह रखें, यथास्थान। उससे पहले हम उन्हें यथास्थान ना रखें। और झाड़ू पोछा रसोई में बहुत ज़रूरी है रेगुलर करना। जाले झाड़ना रसोई के, ये भी क्षेत्र शुद्धि में ही आएगा। और दीवारों का पोछन, आसपास की जो जगह है, उन स्लैब प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर की दीवारें हैं, इन सब चीज़ों की शुद्धि, साफ सफाई रेगुलरली होनी चाहिए। ऐसे नहीं दिवाली की सफाई चल रही है, हमारे जैनों में दिवाली की सफाई नहीं होती, हमारे यहाँ तो हर रोज ही सफाइयाँ होती हैं। तो रेगुलरली ही हम जितना जितना फैला रहे हैं अपना काम, जो हम गंदा करते हैं उसको जिस जिस दिन हमने गंदा किया उसी दिन साफ कर लें, तो काम इकट्ठा नहीं होएगा। आज हमने हाथ धोए, दीवार पे कुछ छींटे आ गई, उसको तुरंत एक कपड़ा मार के साफ कर दिया, तो वो इकट्ठी नहीं होंगी और वो गंदी नहीं दिखेंगी, और वो शुद्धि भी बनी रहेगी। नहीं तो जीव उत्पन्न होते ही होते हैं। कहीं पर भी अनाज गिर गया, आटा यदि हम ले रहे हैं, कुछ भी सामान उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर साफ सफाई उसको देखने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कहीं भी अनाज के कण गिर गए, आटा गिर गया, वहीं पड़ा रह गया, तो फिर वहाँ जीवों की उत्पत्ति होगी। या गीला हो गया, फिर वो पहले वहाँ आटा गिर गया, फिर वहीं पर दूध भी गिर गया या पानी भी गिर गया, फिर वो वहाँ पर किच किच टाइप्स हो गया, जो हमारा आजकल का एक शब्द भी आ गया ना, किचन।
तो वो चौका से किचन बन जाता है। फिर वो किचन में तो किचकिच होती है, लेकिन चौके में शुद्धि होती है। तो हमें सबको किचन से हटकर चौके पर आना है। तो चौके में जो इसका शुद्धता सबसे रखेंगे, अच्छा सॉल्यूशन ये है कि पहले मैं ना थोड़ा हरी में काम करती थी तो मुझसे ज्यादा सामान गिरता था। अगर हम पेशेंटली वर्क करते हैं तो हमसे बहुत कम गिरता है, तो हम उसको मैनेज भी कर पाते हैं सफाई करने में। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने सॉल्यूशन हमें बताया है कि पेशेंटली काम करना है हमें। रसोई में भगदड़ मचानी नहीं है, एकदम से घुसे और निकलने की जल्दी, ऐसा नहीं करना है। और सब चीज़ें पहले से प्लान्ड होनी चाहिए। रसोई में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रसोई में क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या बनाना है, किस चीज़ की आवश्यकता होगी, कितनी-कितनी आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से फिर आप मैनेज करते हो। पहले ही आपने सारी सूखी सामग्री एक साथ निकाल ली, फिर आपने हाथ गीले करे। ऐसा नहीं कि गीले कर लिए हाथ, फिर याद आया कुछ सूखी सामग्री रह गई, फिर या तो उसे पोंछेंगे, अच्छे से सुखाने पड़ेंगे, फिर सूखी सामग्री में घुसेंगे। तो बार-बार हाथ धोने और सुखाने का भी एक चक्कर रहेगा। और गीले हाथों से यदि आपने सूखी सामग्री उठा ली, तो वो सारी सामग्री खराब हो जाएगी, अनाज खराब हो जाएगा, जो भी होगा वो। तो इस तरह से हमें प्लान करना पड़ेगा। अपनी डेली का जो काम है, रसोई में जाके हमें करना है, जो भी बनाना है, तो उसकी शुद्धि हमें फिर उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। तो झाड़ पोंछने की ध्यान रखना है हमें, और सफाई भी हमें रेगुलरली करनी है। और इसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया, जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्लानिंग से काम करना है। क्या बनना है, कितना-कितना बनना है, सब चीज़ें पहले से दिमाग में हो, तो काम व्यवस्थित हो पाता है। फिर और क्या आएगा क्षेत्र शुद्धि में? जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे चक्की हो गई, मिक्सर हो गया, उनकी शुद्धि। चक्की को साफ कैसे करना, मिक्सर है हमारा, ग्राइंडर है, उसको कैसे साफ रखना है, इन सब की शुद्धि का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। नहीं तो वो पुराना आटा उसमें फंसा रहेगा, तो वहाँ जीवों की उत्पत्ति होगी। पुराना सामान मिक्सर में हमने कुछ भी पीसा, वो फंसा रह गया, तो वो मर्यादा भी भंग होगी और उसकी वहाँ पर जीव उत्पन्न होंगे। फिर एक चीज़ की दूसरी चीज़ में लगा भी जाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हमें उन सब चीज़ों की सफाई की ज़रूरत है। कुकर की सफाई, कुकर के अंदर सीटी होती है, सीटी के नीचे वहाँ पर अनाज के कण घुस जाते हैं, फिर धोते समय हम उसको ध्यान नहीं रखते निकाल कर धोना, तो वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति संभव है। तो इसीलिए उसकी सफाई, इन सब चीज़ों की सफाई हमें रेगुलरली करनी चाहिए। किचन का जो कूड़ा, रसोई घर का, चौके का जो कूड़ा है हमारे, उसको भी हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। ऐसा नहीं हर जगह हमने कूड़ा फैला दिया, तो उससे भी हमारे चौके में अशुद्धि, गंदगी का पॉसिबल है। फिर क्षेत्र शुद्धि, और किसी के दिमाग में कोई और पॉइंट आया हो, कोई कुछ ऐड करना चाहते हो क्षेत्र शुद्धि में, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम दीदी अगले जैसे सिंगाड़े वगैरह कीचड़ में उगते हैं, और जो जमीकंद है ये सब भी क्षेत्र शुद्धि में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये सब द्रव्य शुद्धि और भक्ष्य भक्ष में भी आएगा, आगे भी हम बात करेंगे। जैसे इन्होंने अच्छा पॉइंट बोला है, सिंघाड़े वगैरह कहाँ उगते हैं, वो जिस क्षेत्र में उगते हैं वो शुद्ध नहीं है, तो वो वहाँ पर क्षेत्र शुद्धि का पालन नहीं हुआ, तो इसीलिए वो भी अभक्ष हो गया। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और कुछ बोलना चाहते हैं कोई और? आगे चले अगली शुद्धि पे, चलिए आगे चलते हैं फिर। हाँ, अगली शुद्धि है काल शुद्धि। कुकर में सीटी आने से पहले ही गैस ऑफ कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने। आप सबको पता है ये बात, कुकर में सीटी आने से पहले गैस क्यों ऑफ करना चाहिए? कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? नहीं, आई थिंक जीव हिंसा होती है ना, फ्रॉम वो जो ओवरऑल बोलते हैं स्टीम आती है तो वायु का इंटेलिजेंट आंसर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप लोग इस बारे में भी विचार कर रहे हैं। मतलब सीटी तक नहीं आने देना, कितना ज़्यादा मतलब हमें सोचने वाली बात है। हाँ, कि हमें बहुत ध्यान रखना है। इसका मतलब रसोई बनाना एक हंसी खेल नहीं है, एक उसका भी एक विज्ञान है प्रॉपर, उसको भी एक तरह से सीखा जाना चाहिए और हमें ट्रेंड होना चाहिए कि कुकर में सीटी नहीं आने देना है हमें। क्योंकि सीटी जो होती है, आप देखिए, आप जब सीटी आती है तो क्या होता है, बहुत सारी गर्म हवा एक साथ बाहर निकलती है। आप वहां पर अपना हाथ लगा सकते हो क्या? वहां पर आप अपना फेस रख सकते हो? नहीं रख सकते। जब हमारी इतनी मोटी चमड़ी जिनकी है, उनका हाथ जल सकता है, कुछ भी जल सकता है, जो छोटे सूक्ष्म जीव है उनका क्या होता होगा? तो यदि हमारे अंदर जीव दया का परिणाम है, अहिंसा का पालन हम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखें। कुछ भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसको ढककर बनाएँ, भाप उसमें से ना निकले और सीटी भी ना आए कुकर की, जिससे उन जीवों की रक्षा हो जो वायु में हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमारा समय हो रहा है, सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास। और
विषय भी बहुत सारा है और हमें आज एक अपने अनुभवी जानकार से भी चर्चा करनी है। आप सबको पता है, ये भी हमारा एक पॉइंट है, आपने अगर मैसेज में देखा हो, ये क्या है, कुछ नया लगा होगा आप सबको कि अनुभवी जानकार से चर्चा, क्या है ये अनुभवी जानकार। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा हमें समझ नहीं आ रहा था, हम उनको, उन व्यक्तित्व को या किसी भी व्यक्तित्व को ऐसा क्या नाम दें। अनुभवी का मतलब यही है कि जो अपने घर में चरना नियोग या शुद्धियों का पालन करते हैं, सब्जी का सुधारना, धोना इत्यादि इत्यादि, जिनकी भी हमने बात करी। कुछ शुद्धि हमारी रहती है, अभी हम और विशेष बात करेंगे, काल शुद्धि और भाव शुद्धि भी हमारी रहती है, तो उस पर चर्चा भी हम करेंगे अगर समय रहा हमारे पास, नहीं तो अगली कक्षा में कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बोलें या जैसा भी करें तो हम थोड़ा सा समय एक्सटेंड भी कर लेंगे, 10-15 मिनट, अगर आप सबको अनुकूलता हो तो। और बाकी अगर नहीं होगी तो भी हम एक्सटेंड कर लेंगे, आप यूट्यूब पे देख लेना बाद में, ठीक है। लेकिन हम विषय को पूरा करेंगे। तो काल शुद्धि और क्षेत्र शुद्धि की बात करने के बाद हम आज अपने एक अनुभवी जानकार से बात करेंगे जो इन शुद्धियों का पालन करते हैं और काफी सालों से करते हैं। उनका क्या अनुभव रहा, वो उनका अनुभव भी सुनेंगे अंत में। चलिए जल्दी से काल शुद्धि पे आते हैं। हाँ, कौन बता सकता है इसको शॉर्ट में और अच्छे से, काल शुद्धि मतलब क्या? कोई भी। सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद, वो 1.5 घंटा, 3 समय में नहीं पकाना है। जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। बिल्कुल, रात्रि में कोई भी काम नहीं करना, रसोई का कोई भी का मतलब कोई भी, आइडियली हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। धोना, सुधारना इत्यादि भी, सब्जियों को सुधारने बैठ जाते हैं हम रात में, हमारे पास टाइम होता है, दिन में तो सब खाने का ही टाइम में खत्म हो जाता है सब, तो ऐसा नहीं करना है हमें, रात में नहीं करना है, कोशिश यही करनी है। और करना चाहें तो हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, काम डिवाइड करके करेंगे ना हम, आपकी फैमिली में सब चीज़, बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो सब लोग मिलकर करेंगे तो पॉसिबल है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, काल शुद्धि में हमें रात्रि में भोजन ना बनाना है और ना बना हुआ दिन में खाना है, वो भी काल शुद्धि है। रात में बना के दिन के लिए रख लिया कि अब रात में तो खा नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य उदय होने के बाद ही हम अपना कोई भी काम शुरू करें। सूर्य उदय होने से पहले हमारे लिए तो वो रात ही है, भले 4 बजे सुबह हो जाती है, 4 बजे सुबह हो जाती होगी, लेकिन दिन नहीं निकलता है, तो वहां पर हम काम नहीं शुरू कर सकते हैं। आप उठिए, स्वाध्याय करिए, सामायिक करिए, स्तुति करिए, पाठ करिए, लेकिन आप रसोई का कार्य नहीं करें। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है काल शुद्धि में। इसके अलावा मासिक धर्म में भोजन नहीं बनाएं 3 दिन तक मिनिमम क्या मतलब, इतना ही बताया अपने शास्त्रों में, सिर्फ 3 दिन की अशुद्धि मेन होती है, तो उन दिनों हमें भोजन की बनाना नहीं चाहिए और दिन में ही बनाना चाहिए। ये तो हो गई हमारी बात। इसके अलावा अगली शुद्धि पे आते हैं हम जल्दी से, क्षेत्र भाव शुद्धि, इसको बुरी तरह से हम गौण कर देते हैं। भाव शुद्धि क्या है? भाव शुद्धि कोई आप में से? हमारे जो बनाते हैं तब अंदर जो भाव होते हैं, लाइक हम, लाइक हमारी जो सोच है, लाइक हम ऐसे दिखते हैं कि नहीं करना है, लेकिन मन में तो मारना काटना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो सब्जी हो या कुछ भी हो उसमें, आई मीन दैट्स माय थिंक। सो हाँ, बिल्कुल। और ये तो हम चरणान योग में भी सीखते हैं कि हमें कभी भी मारना या काटना शब्द का प्रयोग किसी भी चीज के लिए नहीं करना। सब्जियां, फल भी हमारे यहाँ सुधारे जाते हैं, समारे जाते हैं, बिनारे जाते हैं, लेकिन काटे नहीं जाते। तो काटना किसी भी चीज को नहीं है हमें। और इवन मन में भी किसी भी चीज को ऐसे भाव नहीं करने, भावों की शुद्धि, भोजन बनाते समय भी और खाते समय भी। भावों की क्या शुद्धि रखनी है? दुखी मन से बना रहे हैं, बनाना पड़ रहा है, अब मन तो है नहीं आज खाना बनाने का, तो वो चीज़ गलत है। बिना मन के भोजन बना रहे हैं तो वो हमारे भाव शुद्धि भंग हो गई हमारी, वो भोजन शुद्ध नहीं रहा। अब किसी को दुखी करके यदि हम भोजन कर रहे हैं, जो कर रहा है उसको भी वो भोजन शुद्ध नहीं है। तो यदि आप किसी के मन को दुखी करके भोजन कर रहे हो तो वो भाव अशुद्धि हो गई। फिर खाते समय भी रोते रोते नहीं खाना है, जबरदस्ती नहीं खाना है, जो हम बच्चों को खिला देते हैं ठूसों से, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो ऐसा टीवी नहीं देखते करना हुए है। नहीं खाना है। प्रसन्न मन से खाना चाहिए, प्रसन्न मन से हमें भोजन करना चाहिए। भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, ये जानकर हमारी तप की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, संयम की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, इसके लिए हमें भोजन करना चाहिए। ये भावों की शुद्धि है कि हम भोजन क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। टेस्ट के लिए? टेस्ट ही नहीं है, आज भोजन में मसाला कम है, चटनी नहीं है, इन चीज़ों के लिए नहीं। कितना शुद्ध है हमारा भोजन, शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन अहिंसा का पालन, और कम से कम में हम अपना जीवन चलाकर संयम की ओर बढ़ा सकें।
मेन मोटिव हम सबका लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाना। तो मोक्ष कैसे जाएंगे? संयम के मार्ग को बिना अपनाए तो मोक्ष नहीं जा सकता कोई भी। संयम के मार्ग पर चले बिना कोई मोक्ष नहीं जाता। तो मुनि बनना एक तरह से, तो मुनि बनने के लिए तो इतनी शुद्धियां तो हमें पालन करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए हमें मन की शांति चाहिए। शांत मन से, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए भोजन। जल्दी जल्दी में खा रहे हैं तो वो भावों की अशुद्धि हो गई। इसी तरह से मौन से करना चाहिए हमें भोजन। भोजन करते समय यदि हम बोल रहे हैं तो उसमें भी हमारे एक तो जिनवाणी की भी अभिनय होती है, क्योंकि सभी अक्षर दिव्य ध्वनि से ही निकले हैं, जिनवाणी ही है, जितने भी भाषा हैं सभी। तो इसीलिए हमें बोलना नहीं चाहिए, कोशिश यही रखनी चाहिए मौन पूर्वक भोजन करें यथासंभव। बनाते समय भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते समय भी हमारे मुंह से थूक निकल जाता है कभी कभार, और वो फिर भोजन में जाएगा तो वो भोजन भी अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमें भोजन की शुद्धि के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम इस टॉपिक को यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हमारी हर संडे चलेंगी, हर संडे अब। और ये आपका काम है हर संडे हमारी चर्चा को आगे ले जाना, क्योंकि चर्चा मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ये दोनों तरफ से। अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ लाके खड़ा कर देंगे तो हमारी चर्चा, परिचर्चा सक्सेसफुल नहीं है। उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। जब तक आप अपने प्रश्न नहीं रखेंगे, आप अपने कमेंट्स नहीं रखेंगे, आप अपने सुझाव नहीं रखेंगे, तब तक ये परिचर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए आप अपनी सबकी जिम्मेदारी समझिए अब अपनी अपनी, और हर संडे 8:30 बजे रेगुलर जुड़िए, ताकि ये चरुणान योग की जो विषय शुरू हुआ है इस पे हम कुछ ही मुकाम पर पहुंच सके, हमारे जीवन में सुधार आ सके, हम सबकी विचारधारा बदल सके। जो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, वो हमें लगे कि नहीं, पॉसिबल हैं और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। आज हमारे जो विषय रह गए हैं उनको हम अगली क्लास में लेंगे, जैसे कि आवश्यकता भी, कि शुद्ध भोजन की आवश्यकता क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं शुद्ध भोजन करने के। क्योंकि समय की कमी के कारण आज हम इस पर बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगली कक्षा में हम करेंगे इस पर बात। अब चलते हैं हम सीधे 5 मिनट तो कम से कम हम उनको सुनेंगे ही, जितना जितना समय होगा हमारे पास, हम अपने अनुभवी जानकार के पास। तो आज हमारे अनुभवी जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, आत्मार्थी ट्रस्ट से, आत्मार्थी ट्रस्ट गेवरा मोड़ से, और उनके पास हमें लेके जाएंगे हमारे इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, हमारे आशीष भैया। वो उनके घर में हैं डायरेक्ट। हमारे आशीष भैया भी आत्मार्थी ट्रस्ट से ही हैं, और उनकी ही जूम आईडी पे ये क्लासेस चल रही हैं। उन्हीं का ये इनिशिएटिव था ऐसी क्लासेस स्टार्ट करने का। तो अब हम उन्हीं को अपना माइक सौंपते हैं, और आशीष भैया हमारी उनसे परिचर्चा करवाएंगे, एक अनुभवी जानकार, और मुझे दिख रहे हैं वो बहुत अनुभवी यहीं से। चलिए, हाँ आशीष भैया। थैंक यू आयुषी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात करेंगे हमारी अम्मा जी, जिनका नाम है श्रीमती ताराबाई जी। तो जैसा कि आप सभी को हमने भेजा भी था, उनका इंट्रोडक्शन, इनकी उम्र अभी 86 साल है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं हम अम्मा जी से, और सुनते हैं उनकी जीवनी। तो अम्मा जी, आपने किस उम्र से शुद्ध भोजन बनाना स्टार्ट किया था? शुद्ध भोजन बनाना हमने 25 साल की उम्र से शुरू कर दिया। हम शादी होकर जहाँ आए थे तो वहाँ हमारे घर में शुद्ध ही भोजन बनता था, सब हाथ से बनता था। हमारी सासू जी थी, वो शुद्ध भोजन करती थी, हमारे आदत भोजन करती थी, तो हमने उससे सीखा, हम भी वही उसमें चले। 4 पीढ़ी से हम लोग साथ में रहते थे, 4 पीढ़ी वो साथ में रहते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये आपके परिवार में पहले से ही चलता रहा? कहीं भी चलता रहा, 4 पीढ़ी साथ में रहे, सब शुद्ध भोजन करते थे, सब हाथ से बना खाते थे, और बाहर का कुछ नहीं खाते थे, बाहर का नहीं लेते। घर में गेहूं धोना, सब करना, सब हाथ से ही करते थे, और कोई झगड़ा नहीं, सब आपस में मिलके परस्पर रहते थे, आपस में सब मिलके परस्पर रहते थे। अब आजकल तो क्या है कि 4 पीढ़ी सब साथ में रहते थे और मिलके रहते थे, और आजकल तो एक घर के 4 लड़के हैं, वो अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के सुख में शामिल नहीं होते। जबकि हम लोग एक दूसरे के सुख में सहायता करते थे। सभी परिवार का यही सुख था कि किसी को कोई तकलीफ होती तो सब शामिल हो जाते, एक साथ रहते थे, और सब मिलके परस्पर से प्रेम भाव। अच्छा अम्मा जी, जैसे कि अभी हम लोग जॉब करते हैं, टाइम कम रहता है हमारे पास, सब चीजों को शुद्धता से मैनेज करने में बहुत तकलीफ होती है, मतलब टाइम लगता है।
जाना आना तन मन धन पूरा लगाना पड़ता है। तो आपको लगता है कि शुद्ध भोजन हमें कुछ लाभ मिलेगा शुद्ध भोजन से? हमारा टाइम जाता जाता है उसमें, मतलब क्या नुकसान होगा अगर हम वही आज की लाइफ जीते रहे? शुद्ध भोजन से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अच्छा। जैसा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ऐसे ही कहा। और तो जैसा अन्न खाओगे उसके अनुसार मन मुड़ जाएगा और स्वास्थ्य भी असर पड़ता है स्वास्थ्य पे। तो वो हम लोग उम्र इतनी हो, स्वास्थ्य अच्छा रहा, अभी तक कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, तो शुद्ध भोजन कर लिया था। और प्रेम से रहने, प्रेम नहीं था, घर में सब साथ में रहते थे, सब में प्रेम रहता था, सब प्रेम से मिलते जुलते थे। अब आजकल तो एक दूसरे की दूर दूर सब चले गए बच्चे लोग, तो दुख सुख में शामिल नहीं हो पाते। अब जैसे जो बच्चे अभी जैन धर्म की जिनको बात नहीं पता और शुद्ध भोजन की विधि नहीं पता, अब उनको हमें शुद्ध भोजन की तरफ बढ़ाना है आगे, तो कैसे? मतलब अब दूर रहते हैं, वो जॉब करते हैं, तो क्या प्रयास किया जाए उनको कैसे बढ़ाएं? उनके लिए अपने जैन धर्म के संस्कार, उसके लिए बताया था हमने, पाठशाला जरूरी है बच्चों के लिए। पाठशाला, धार्मिक पाठशाला में पढ़ते हैं, उनको ये संस्कार वहाँ मिल जाते हैं, बच्चे देते हैं, पंडित जो रहते हैं जो पढ़ाते हैं उनको संस्कार देते हैं, तो उनको बीजारोपण हो जाता है शुरू से। फिर वो बाहर जाए तो उनकी बनी रहती है स्मृति में। अच्छा, भूल नहीं पाते स्मृति में बनी। पाठशाला बच्चों को शुरुआत से ही संस्कार डालने के लिए प्रयास करने चाहिए। और हम जैसे कि अब लोग शादी करते हैं, उसमें फिर दूसरा कोई ऐसा पर्सन जिसको शुद्ध भोजन की रुचि नहीं है, हमारी रुचि थी, दूसरे पर्सन की रुचि नहीं है, तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? ऐसे पर्सन से शादी करें जिसकी रुचि है, या फिर जो हमारे ऑफिस में हमारे काम आता है, या फिर नहीं? ऐसा नहीं, अपने जैन बंधु जैनों से शादी करना चाहिए। अब आजकल जो चल गई ना, वो ठीक नहीं है। दूसरे जाति से शादी करना है, दूसरे जैनों को जैनियों के साथ शादी करनी चाहिए, उन्हीं जैनी संस्कार पढ़ सकते हैं, दूसरे को जैनी संस्कार नहीं पढ़ सकते हैं। उतनी श्रद्धा नहीं रहती उनको जैन धर्म पर, जैन धर्म की श्रद्धा तो जैनियों को रहेगी। बहुत बढ़िया। और आप जैसे गढ़ाकोटा में रहते थे पहले, अभी यहाँ आत्मार्थी ट्रस्ट आए, तो वहाँ आपके पास गाय भी थी, आपकी अपनी मतलब फसल उगा करके आप चीजें यूज करते थे। अभी यहाँ इतना चेंज हो गया, आपको डिफिकल्टी आती है क्या? कैसा लगता है आपको इतना सब चेंज होने के बाद? तब नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अब एडजस्ट करना पड़ता है समय के अनुसार। यहाँ भी सब लोग मिलके रहते हैं, घर के जैसे रहते हैं, सबसे एक परिवार रहते हैं, प्रेम भाव तो सब में है। अब खाने पीने की थोड़ी है तो यहाँ मिल जाता है सामान, शुद्ध सामान मिल जाता है, तो उससे चला लेते हैं। अच्छा, आपको इतनी सारी चीजें याद है, आपने जीवन में इतने मुनिराजों को आहार करवाया, इतने विद्वानों का सानिध्य मिला, तो आपको क्या लगता है कि शुद्ध भोजन से आपको सत्संगति मिली, या सत्संगति से आपको शुद्ध भोजन आप अपने जीवन में कंटिन्यू कर पाए? कौन सी चीज पहले तो शुद्ध भोजन तो पहले चलता ही था, शुद्ध भोजन नहीं चलता था। और फिर बाद में ये मिल गए तो सोने में सुहागा हो गया। पंडितों का सबका साथ मिल गया तो बात अपनी पक्की हो गई, और वो तो उसमें था ही पहले से, और वो पक्की हो गई, तो उसमें जड़ता आ गई। आपको ऐसा भी लगता है कि अगर आप शुद्ध भोजन बनाते रहते लेकिन आपको सत्संगति नहीं मिलती, तो शायद आप भी शुद्ध भोजन बनाना छोड़ देते और अशुद्ध भोजन बनाना? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप पहले से दृढ़ थे अपने अंदर? हाँ, दृढ़ थे, और फिर ऊपर से सब मिल गया तो उसमें प्रगति हो गई। अच्छा, और आपको उसी का सपोर्ट मिला था, जो पंडितों में रहते और जो मिले पढ़े उनसे, तो उनका सपोर्ट ही मिला, उसके लिए उनके समर्थन किया। तो हम अपने घरों में शुद्धता को वापस कैसे ला सकते हैं? उसके लिए कुछ आपके सजेशंस हैं? शुद्धता को लाने में अपने वही है, बताया था मैंने कि जैन पाठशाला है अपनी, और पंडितों के समागम है, तो उनसे तो मिलती है। जैन पाठशाला जरूरी है बच्चों के लिए। जैन पाठशाला में जो संस्कार मिल जाते हैं ना, वो आगे चल के स्थायी रखते हैं, वो भूल नहीं पाते। हमें भी जो बचपन में संस्कार मिले थे वो अभी तक कायम है। आपको ऐसा भी लगता है क्या हमें ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जहाँ पे हमारे अनुकूल शुद्ध भोजन मिल पाए और हमारा जीवन का रहन सहन उसी हिसाब से चल पाए, या फिर हमें जहाँ हमारी अर्निंग हो रही हो
या हमारा व्यवसाय चल पाए, उस तरफ मुंह कर जाना चाहिए? नहीं, वो नहीं, जो तो अपनी प्रतिज्ञा चले, जो अपन ने किया है, जैन धर्म के संस्कार रहना चाहिए कहीं भी हो, तो अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये अम्मा जी से हमने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी। अम्मा जी की अभी 86 उम्र है और अभी भी अम्मा जी को भजन, पूजाएं और वेद प्रवेद, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करती हैं। पूरा जीवन इनका इसी कार्य में निकला है और बहुत आनंदित और शांत रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अम्मा जी के पास अम्मा जी के बैठकर लिए बात चैट करते पे हैं। भी प्रश्न आया है। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चन अम्मा जी 86 वर्ष के जीवन काल में अम्मा जी, आप क्या जैन समाज में खान पान संबंधी कुछ बदलाव देखती हैं? एक क्वेश्चन और है अम्मा यदि जी। कोई बदलाव आए हैं पहले में और अब में, मतलब आपकी इतनी उम्र हो गई, छोटे से आपने देखा अपने घर में भी शुद्ध भोजन बनते हुए, आपने स्वयं बनाया इतने वर्षों तक और अभी भी बना रहे हैं आप, तो आपको बदलाव क्या क्या लगे, मतलब पहले और अब में क्या क्या बदलाव आए हैं और कैसे? एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। अम्मा जी, एक क्वेश्चन आया है आपके लिए कि 86 वर्ष की उम्र में आपने अपने जीवन में बहुत चेंजेस देखे। पहले आपने बहुत शुद्ध भोजन देखा और अभी शहर में आकर के थोड़ा बदलाव देखे, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या चेंज हुआ? पहले क्या कर पाते थे और आप अब क्या नहीं कर पाते हो? जब आप बड़ा होटल में रहते थे वहाँ क्या आप अच्छा कर पाते थे और यहाँ आप शहर में आ गए, अब क्या आप अपनी मर्यादा नहीं निभा पा रहे हो? वो तो वहाँ भी चलता था और यहाँ भी हम अपने प्रतिज्ञा पे डटे थे, यहाँ भी हम नहीं चला। आशीष भैया, प्रश्न उसमें उनका कोई नहीं है, परिवर्तन प्रश्न नहीं है आया, जैन समाज का, मतलब परिस्थिति जैन थोड़ा समाज को उन्होंने फर्क देखा होता है, होगा। तो वो गौ है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पे हम डट रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि जैन समाज में क्या चेंज देखा आपने, वहाँ का जैन समाज और यहाँ शहर का जैन समाज? वो तो बदलाव होता आ रहा है। पहले जितनी सभ्यता थी, लोगों में प्रेम भाव थे और उसमें थोड़ा कष्ट तो आ गई, उतना प्रेम भाव नहीं रहा। एक परस्पर हम सब पड़ोसियों की मदद करते थे और हमारी मदद करते, अब मिल के रहते थे। जैसे यहाँ रहते हैं ना एक घर में, जैसे एक परिवार रहते, वहाँ भी ऐसा रहता है। लेकिन अब जो आगे के बच्चे, जो नई पीढ़ी चली, तो उनमें वो बात खत्म हो गई, सब सेपरेट रहने लगे। सब सेपरेट रहने लगे। जैसे जब 3 पीढ़ी से एक साथ घर में रहते थे, अब एक ही घर के बच्चे अलग अलग रहने लगे, तो मतभेद हो गया और उनकी परेशानी होती है अलग अलग रहने में। अपनी समस्या खुद सुलझा, इसमें सब मिलकर सुलझा लेते। एक के ऊपर समस्या है, सब तैयार है, हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। उससे स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है और काम भी बांट लेते हैं। हाँ, काम भी बांट लेते हैं और शुद्धि भी चलती रहती है इसमें। कुछ काम किसी ने कर लिया, कुछ काम किसी ने कर लिया, कुछ गेहूं किसी ने सुखा लिए और किसी ने आटा पीस लिया, इस तरह से। बहुत बढ़िया। धो के हम सब गेहूं जैसे ने बताया था ना, तो हम लोग 3-3 4-4 बोरा गेहूं घर में धो के रखते थे, सुखा के नीम की गोली डाल के और बस उसकी यूज करते थे। नए गेहूं रखे, पुराने तक खाते थे। यदि कोई हमारी अम्मा जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपनी समस्या उनके सामने रखना और अच्छे जतन से रखते थे, तो आप सभी 3-4 दिन सुखा के धूप में और गोलियां डाल के तभी। हाँ अच्छा, लंबे टाइम चल पाते थे। नीम की गोली डालते थे, नीम की निमोली रहती थी या फिर नीम की जो पत्ती रहती थी ना, उसको सुखा के और थैली बना के उसमें डाल देते पूरे गेहूं में। बहुत ही अच्छा। तो बड़े बुजुर्ग जो है उनके पास बड़े सारे एक्सपीरियंस है, कैसे चीजों को लॉन्ग टाइम रखा जा सके, कैसे उनमें जीवों की उत्पत्ति ना हो। अभी जैसे अभी आपको नीम की पत्ती का एक बहुत अच्छा अनुभव मिला, तो कुछ गोलियां डाल के आप गेहूं को लंबे टाइम तक चला सकते हो, ये भी एक अच्छी बात आपको पता चली। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही फॉलो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो अम्मा जी के सामने रख देंगे। ऑडियंस में से कोई पूछना चाहे तो। किसी की कोई जिज्ञासा ऐसा सच नहीं मिली, लेकिन अम्मा जी से हमें बहुत कुछ देखने को भी और सीखने को मिला। मतलब एक तरह से हम यदि देखें तो अम्मा जी की जो, हाँ कोई बोल रहा है कुछ? हाँ, आज की पीढ़ी को आप कुछ कहना चाहते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं या कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बताइए। आज की पीढ़ी के लिए अम्मा जी का कोई संदेश ऐसा यहाँ से बोला गया है कि ऑडियंस में से सुनना चाहते हैं, तो जो भी संदेश अम्मा जी हमारी आज की पीढ़ी के लिए दे सकती हैं। अम्मा जी, आपका नई जनरेशन के लिए क्या संदेश है और क्या मतलब सजेशन है जिससे वो नई जनरेशन के लिए है, मिलके परस्पर आपस में प्रेम से रहो, मिलके रहो,
और कोई भी परिस्थिति आए सब मिलके सामना करो उसको, और अपने धर्म को नहीं भूलो, अपने जन धर्म संस्कारों को ना भूलो, उस पे अड़िग बहुत रहो। बढ़िया। आप सब देख रहे हैं कि ये छोटी बात नहीं है। अम्मा जी ने जो बात बोली है अभी कि मिलकर रहने से ही भोजन शुद्धि भी संभव है। अम्मा जी ने अभी उदाहरण भी दिया। यदि आपको गेहूं आपने आप धोने हर चीज हैं, में सुखाने भी मिलके हैं, रहना बताया है, हर परस्पर चीज मिलके करनी है आपको, तो मिलके यदि आप कोई भी रहेंगे साथ पढ़ो, तो कहीं काम भी भी पढ़ो, मिलकर कोई भी कर वहाँ पाएंगे पढ़ो, मेरी और भाव भोजन मेरा एक शुद्धि भी प्रश्न है, पाठ पढ़ो, सब में मिलके रहने को प्रेम भाव रखने की बात बताई। मेरा एक कोई प्रश्न है अपनाना कि बच्चों को हम कैसे हाँ, संस्कार एक सब लोग उसी को अपना और इस पर चले। वैसे मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ बच्चों से को, हाँ, बच्चों को हम बच्चों किस को प्रकार कैसे शिक्षित संस्कार करें? दें। वैसे अम्मा जी ने इसका उत्तर दिया था पाठशाला के माध्यम से कि पाठशाला आप बच्चों को भेजें, लेकिन फिर भी हाँ, अम्मा जी दोबारा अगर जैसे यदि पाठशाला में भेजना संभव नहीं है और घर में ही है, तो मतलब किस तरीके से उनको मतलब प्रेरित करें कि मंदिर जाएं, नमोकार मंत्र वगैरह पढ़ें? देखिए, इसके लिए तो मैं भी एक उत्तर देना चाहूंगी कि बच्चे हमेशा देखकर सीखते हैं। तो यदि आप सभी घर में मंदिर जाते होंगे तो बच्चों को अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे आपको देख देख के मंदिर जाने लगेंगे और बच्चों में संस्कार आ जाएंगे। आप घर में शुद्ध भोजन बनाते हैं तो बच्चे शुद्ध भोजन बनाना सीख जाएंगे। आप घर में आटा पीसते हैं तो बच्चों को आटा पीसना आ जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, हम मंगा रहे हैं आटा पिसा पिसाया और हम चाहते हैं बच्चों में आ जाए संस्कार। तो बच्चों में कैसे संस्कार आएंगे, उन्होंने तो गेहूं देखे ही नहीं है। ऐसे बच्चे मिल जाएंगे कि वो बोलेंगे गेहूं क्या होते हैं। आटा वो रोज खाते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता वो आटा आता कहाँ से है। उनके यहाँ तो आटा एक थैली में बंद होके एक दुकान से आता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बच्चों में संस्कारहीनता का कारण है हमारे जीवन में से संस्कारों की हीनता। हमारे जीवन में कमी है, इसीलिए हमारे बच्चों में कमी है। हम अपने आप को सुधारें, बच्चे स्वयं सुधरेंगे। और इसके अलावा मैं यही बोलना चाहूँगी, पाठशाला बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं भेज पा रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन, आजकल तो सुविधा हो गई इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप ऑनलाइन से जोड़िए, स्वयं स्वाध्याय से जुड़िए। बड़े पंडित जी बोलते हैं स्वयं स्वाध्याय से जुड़िए और बच्चों को पाठशाला से जोड़िए, तभी उनमें संस्कार संभव है। हाँ, अम्मा जी से भी अगर आपका और किसी और का कोई और प्रश्न, आपका कुछ समाधान हुआ, मतलब जिन्होंने प्रश्न पूछा था अविनाश जी से के नाम से, या आप कुछ और इसमें बोलना चाहते तो आप भी बोलिए, ऐसे चर्चा आगे बढ़ती है। ठीक है, चर्चा जारी रखें। हाँ हाँ ठीक। चलिए, अब अम्मा जी से हमारी चर्चा हो गई। और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई डाउट, कुछ भी कुछ बोलना चाहता हो, हमारे सेशन के बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं। आपको और आगे क्या चाहिए, आप और क्या सुनना चाहते हैं। वैसे मैं आपको नेक्स्ट सेशन की थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम एक तो जो आज सेशन में हमारी बात रह गई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शुद्धता की आवश्यकता क्या है, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरा बिंदु हम समझेंगे भक्ष्य अभक्ष्य, जो द्रव्य शुद्धि है ना, हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आज हम बात भी कर रहे थे कि क्या खाने योग्य और क्या खाने योग्य नहीं है। सबसे पहली बात हमारी ये आती है भोजन में हम करने जा रहे हैं तो इसीलिए भक्ष्य अभक्ष्य और त्याग का क्रम, इन दो विषयों पे हम अगली कक्षा में सुनेंगे। और वो भी एक नए व्यक्तित्व के माध्यम से। हो सकता है वो ऐसा व्यक्तित्व हो जिनको आपने कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना देखा हो, लेकिन हाँ, इतना हम श्योरिटी आपको देते हैं कि कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं होगा कि जिसके जीवन में स्वयं चरणन योग नहीं हो। हम जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स लेकर आएंगे आपके सामने, वो स्वयं उसका पालन करते हैं, क्योंकि एक चरणन योग ऐसी चीज है वो जो स्वयं पालन करता है वो ही उसको बता सकता है और प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। तो इसीलिए अगली कक्षा में भी हम आपके लिए जो वक्ता लेकर आएंगे, वो अभी हम आपको नए नाम बता रहे हैं। हो सकता है आपको मैसेज पे हम बता दें, व्हाट्सएप पे 1 हफ्ते का टाइम है, लेकिन अभी आपके लिए थोड़ा सा हम सस्पेंस ही रखेंगे। लेकिन हमने आपको टॉपिक बताया कि भक्ष्य अभक्ष्य और त्याग का क्रम, किस तरह से चीज़ों को छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने एलोपैथिक दवाइयाँ तो छोड़ी नहीं और हम घर में मान लो कोई ऐसी वस्तु जो सप्रतिष्ठित वनस्पति है, कोई ऐसी सप्रतिष्ठित वनस्पति हमने छोड़ दी जो हमारे घर में खाई जाती है। तो आप ये देखिए कि पहले आपको क्या छोड़ना है। मद्य मांस मधु का त्याग प्रथम है। तो अभी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बस ये मैंने इंट्रो आपको बताया। अगली कक्षा के लिए आप सब तैयार रहें। तुम्हारी पूर्वा से बात हुई क्योंकि अभी 1 सेकंड पहले 10 बार उसका फोन आया है। अभी बात कर ले। मैंने कर लिया। तो अगली आयुषी कक्षा में जी, मिलते हैं हम सभी, ठीक है? एक कहानी मैं सुना के ऐड करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अभी भी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, अब ज्यादा क्लियर है। ठीक है।
इस मैं आपको हर सेशन के बाद ना एक कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा। ये रियल घटना है जो मेरे साथ घटित हुई थी। मैं गुड़गांव में काम करता था और मैं बाहर ही खाया करता था खाना। तो एक बार जिस जगह मैं खाया करता था, तो मैं एंट्री कर रहा था, एक बहुत बड़ा स्वीट्स था, मतलब नामी स्वीट्स था, मैं नाम नहीं ले रहा उसका। तो वहाँ क्या है, बाहर मैंने देखा एक पाव भाजी का वो लगा हुआ था, खोमचा टाइप से। और जो आदमी पाव भाजी बना रहा था, उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। तो कुछ जख्म हो गया होगा, इस वजह से उसने पट्टी बांध रखी थी। तो मैंने रियल में देखा, जब उसने खोमचा चलाया तो उसके हाथ में से कुछ चीज निकली, और वो उसमें पाव भाजी जो बना रहा था वो उसमें मिली है। और अंदर ना एसी में शीशे में बैठे हुए थे लोग, मैं भी पहले बैठा करता था उसमें। तो उस शीशे में जाकर उसने पर्सन ने वो भाजी निकाली और उसमें पत्ते में डाली, और एसी शीशे में चला गया अंदर, और सर्व किया लोगों को। और लोगों ने बहुत मजे से खाया कि सुपर डिलक्स ये भाजी है, और इससे बहुत आनंद आ गया। ऐसा चटकारा लेके लोगों ने खाया अंदर देख के। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे बनती है चीज। अब आप बाहर बाहर से ऑर्डर करके डिलीवरी घर पे मंगवा भी सकते हैं, इजी टू अवेलेबल है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो टाइम भी आपका बच रहा है उसमें, 2 घंटे 3 घंटे बच रहे हैं, आप उसमें उसको पैसा कमाने में लगा सकते हैं। लेकिन वो जख्म है ना, जख्म को याद रखिएगा। उस जख्म, पट्टी वाले जख्म से जब उसको उसको प्रेस किया जाता है, तो उसमें से कुछ चीज निकल के ना खाने की आइटम में जाती है, और वो मिल करके वो पैक हो करके एकदम अच्छे अच्छे लुक वाइज वो हमारे घर पे आती है। और हम पूरे फैमिली मेंबर्स को शेयर करते हैं। और कोविड जैसी सिचुएशन में फिर हमारा बॉडी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं हमें उसको भुगतना पड़ता है, और हमारी आयु भी कम होती जाती है, धीरे धीरे रोगों से ग्रसित होती जाती है। तो एक एक उद्देश्य यही है इस प्लेटफॉर्म को, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने का, कि ऐसी घटनाएं जो मेरे साथ घटी, थोड़ा मैं लास्ट में वो बताऊंगा। मतलब जो लोग नहीं करते हैं शुद्धता से, वो आगे शायद इस सिचुएशन को जान करके करना चालू करें। मैंने भी फिर बाद में अपने जीवन को चेंज किया। तो ये आयुषी दीदी ने बहुत अच्छा जो है इसको सहयोग करके और इसको आगे ले जाने का प्रयास किया। आप सभी लोग भी सहयोग कीजिए और आगे और लोगों को शेयर कीजिए, और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं मेरी भावना ये भी है कि कैसे शुद्धता हर घर में आए, और कैसे विद्वान और मुनिराज हम इस कैपेबल बनने की उनको आहार करवा पाए 10 लक्षण में, या फिर कोई फेस्टिवल पे हम। मेरी जो दादी थी, दादी अकेली, वो अकेली मतलब बढ़ चलती थी किसी भी चीज को डिसीजन लेने में। तो विद्वानों का आने का बात आती थी तो सब लोग मना कर देते थे, हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, कौन रखेगा खाना उनका, कौन मैनेज करेगा पूरा। कुछ लोग तो ऐसे बोलते थे, पिछलग्गू पिछलग्गू की तरह घूमना पड़ेगा उनके पीछे, कौन मैनेज कर सकता है इन सब चीजों को। तो ऐसा ऐसा बोलते थे। लेकिन मेरी दादी कहती थी, मैं करूंगी, मैं खाना बनाऊंगी, और मेरे यहाँ खाना होगा। तो खाना बना, विद्वान आए, इसी वजह से वहाँ पाठशाला चली, वहाँ बच्चों में संस्कार आए। और जितने लोग कह रहे थे कि कौन पिछलग्गू बनेगा या कौन जो है करेगा, तो फिर वो भी लोग जुड़ने लगे, और अल्टरनेट डेज में उनके घर भी खाना बनने लगा, और शुद्धता आने लगी धीरे धीरे। तो एक अकेला इंसान, आप जिस भी जगह रह रहे हो, एक अकेले आपकी विल पावर इतनी सॉलिड हो सकती है कि आप पूरा समाज और शुद्धता पे जा सकता है, और जैन धर्म की बहुत प्रभावना कर सकता है। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। समय आपका बहुत ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो अब हम इस परिचर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये अब कंटिन्यू होगी, और ये हर संडे को हमें इसी प्रकार से आपको भी और हमें भी लाभान्वित करेगी। लेकिन इसके लिए हमारे लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, ये हमने कोई बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं करा है, हम किसी संस्था से शुरू नहीं कर रहे हैं इसको, हम सिर्फ अपने लेवल पे शुरू कर रहे हैं। हम सीखना चाहते हैं, हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये अपने शुरू किया है। हम अपनी समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम सब मिल के चलेंगे। तो इसीलिए हमने आप सबको जोड़ा, और आप सब इसी तरह से जुड़े रहें। अपनी सजेशंस, फीडबैक्स और सब चीज़ें आप हमें अपनी प्राप्त करवा सकते हैं, हमारे पर्सनल चैट्स पर भी आप भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जुड़े ज़रूर रहें। आप ऐसे, अगर आपको कुछ चीज़ सही नहीं लग रही, आप यहाँ पे बोलें, लेकिन ऐसे आप बीच में छोड़कर ना जाएं। आप हमेशा जुड़े रहिए और बोलें, अपनी बात को रखें। ऐसी भावना के साथ हम इस परिचर्चा को आज ही समाप्त कर रहे हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र।
सही है। बहुत सुंदर चर्चा चली। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, क्योंकि ये चर्चा चली है तो सभी के कारण चली है। यदि आप कुछ नहीं बोलते तो हम भी सिर्फ एक तरफ से कुछ नहीं बोल सकते थे। तो आप सबकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, सभी ने अंत तक साथ दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटी सी कमी जो हमें लगी और मुझे लगी कि आप सब लोगों में से मैक्सिमम की वीडियो ऑफ थी, लेकिन ये बहुत मुझे इस बात का खेद है और मैं चाहूँगी कि अगली बार से कम आप जुड़ रहे हैं तो जैसे हमारे और भी देखिए, आप कितने बुजुर्ग लोग भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, फिर आप लोग तो इतने जवान हैं, आपके इतने सुंदर चेहरे हैं, फिर आप उनको क्यों छुपा रहे हैं? तो ऐसा हमारा साथ नहीं होना चाहिए, हम सबको वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए। देखिए, जो यहाँ वक्ता आएगा ना, उसके लिए भी बहुत हेल्प होती है। आप वीडियो ऑन करेंगे, वो आपको देख के कुछ बोलेंगे, है ना, और फिर इस तरह से चर्चा आगे बढ़ती है। वरना तो चर्चा खत्म हो जाए, ऐसे तो 1 घंटा भी नहीं निकल पाए, 3 लोगों से 4 लोगों से क्या बात होगी? ठीक है, तो इसलिए अगली बार से आप सभी ध्यान रखें। जिन्होंने आज वीडियो ऑन नहीं करी कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से आप ज़रूर ऑन करें और बिल्कुल सहयोग करें। ऐसी भावना के साथ हम विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, मीटिंग को एंड कर सकते हैं।